हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल समाचार सबके। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे सब। मैं हूं आपका अपना सिद्धार्थ शर्मा। स्वागत करता हूं आखिरी लेक्चर पर इस चैप्टर के ईएमआई अगेन। तो बेटा आखिरी लेक्चर को हम दो पार्ट्स में क्या करेंगे, है ना, दो पार्ट्स में देखेंगे। ये मैं रिकॉर्ड करूंगा और इसको मैं दो पार्ट्स में सेंड कर दूंगा, है ना। ये वाला जो पार्ट है पार्ट 1 ये आज आएगा और पार्ट 2 नेक्स्ट डे आएगा अलोंग विद द फर्स्ट लेक्चर ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, है ना। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट का तो फर्स्ट लेक्चर आएगा ही, उससे पहले मैं शेड्यूल करवा दूंगा इसका पार्ट 2, है ना। पार्ट 2 बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, मैक्सिमम 1-1.25 घंटे का अपन कोशिश करेंगे, मैक्सिमम 1-1.25 घंटे का। ठीक है, तो पार्ट 1 देख लीजिए बढ़िया से, और अगले दिन मिलेगा आपको पार्ट 1 देखने के अगले दिन मिलेगा पार्ट 2। वो मान के चलो कि यार शेड्यूल करवा दूंगा 2 बजे तकरीबन, और फिर ऑल्टरनेटिंग करंट का आपके पास लेक्चर आ जाएगा। तो इस चैप्टर की जो लास्ट डीपीपी है वो पार्ट 2 के साथ मिलेगी, ठीक है क्या। यस सर। तो बिना देरी के कैसे हो सब, बढ़िया एकदम। यस सर, तन के बैठ जाओ, एकदम चकपक तैनात हो जाओ, आ जाओ लेक्चर शुरू करते हैं। देखते हैं कि आज क्या पढ़ेंगे। गुरुजी आज क्या पढ़ाओगे, बताओ। ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है बताओ। यही नहीं, अभी और सुनिए, ठीक है। तो भाई आज हम देखेंगे एडी करंट के बारे में। एडी करंट बहुत छुटकू सी चीज है ना, बहुत बेसिक से इस पे सवाल आते हैं, और मैं तुमको बताऊंगा कि इंडक्शन कुकर कैसे काम करता है। अरे वो इंडक्शन कुकर नहीं होता, हाँ सर, इंडक्शन हीटर जो अपना जिसपे मैगी वैगी बनाते हैं या खाना वाना बनता है, वो कैसे काम करता है, एडी करंट पे काम करता है। सेल्फ इंडक्टेंस देखेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस देखेंगे, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। थोड़ा सा लास्ट क्लास में अपन जो पढ़ रहे थे उस पर कुछ और सवाल लगा लेते हैं, और फिर फ्री हुआ कि एकदम अपन क्या पढ़ेंगे, एडी करंट और सेल्फ इंडक्टेंस। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये नेक्स्ट पार्ट में आएगा। कहां आएगा गुरुजी, नेक्स्ट पार्ट में आएगा, यानी पार्ट 2 में आएगा। ठीक है, रेडी है क्या, बहुत बढ़िया। और फिर कल से अपना जब ये पार्ट 2 हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, ऑल्टरनेटिंग करंट का पहला लेक्चर मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑल्टरनेटिंग करंट का पहला लेक्चर। ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वाह वाह। एक सवाल है, ये मैं चाहता हूं इसको आप ऐसा चैलेंज लो, लेकिन इतना भी चैलेंजिंग नहीं है ना। आई होप कि आप ये सवाल क्रैक कर लोगे। और अब इसमें मैं कुछ हिंट दूं उससे पहले भाई आप एक बार ट्राई कर लो ना, नहीं तो फिर वो मजा किरकिरा हो जाएगा। ये क्या गुरुजी, BL/VL/2 नहीं, BLV/2 है, डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है ना। हाँ सर हम देख लेंगे, आप लोड मत लो। तो इसको ऐसा चैलेंज लेना और कर लोगे, ठीक है। गुरुजी कोई होमवर्क वाला सवाल था, बिल्कुल था साहब। होमवर्क वाला सवाल कैसे नहीं था। अच्छा, कुछ सवाल मैं और उस पे करवाऊंगा, जो रॉड रोटेट करी थी, हाँ गुरुजी थोड़ा और फील आएगा, और उसके कुछ सवाल कराओ, बिल्कुल कराएंगे, कहने की जरूरत ही नहीं, वो सवाल कराएंगे बिल्कुल रॉड वाले थोड़े से और। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये होमवर्क डिस्कस कर ले। अरे सवाल आपने क्लास में करवा दिया था, बस ये लैंग्वेज पढ़ने के लिए आपने हमको बोला था। अ थिन सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग PQR, यस सर, ऑफ रेडियस स्मॉल r इज फॉलिंग विद इट्स प्लेन वर्टिकल इन हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इज फॉलिंग विद इट्स प्लेन वर्टिकल, मतलब ऐसे गिर रही, ऐसे गिर रही है, ठीक है, यस सर, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर की तरफ, एज शोन इन द फिगर। द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द रिंग व्हेन इट्स स्पीड इज v, नीचे की ओर गिर रही है। जी गुरुजी, जी गुरुजी, नीचे की ओर गिर रही है, हाँ सर नीचे की ओर गिर रही है, कितनी स्पीड से, v स्पीड से। तो यार हमें पता, हमने क्लास में सॉल्व कर लिया था। यस सर, क्या करते हैं इस तरीके के सवालों में, इस तरीके के सवालों में हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ देते हैं। इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ दिया, और यहां पे लेंथ कितना आ गया इसका गुरुजी, 2r आ गया इसका। लेंथ कितना आ गया, इफेक्टिव लेंथ, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ के 2r। लेंथ इधर, वेलोसिटी है नीचे, वेलोसिटी नीचे, लेंथ इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तीनों चीजें क्या हो गई, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गई। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर और लेंथ इधर, है ना, तीनों चीजें म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी। तो ईएमएफ कितना हो गया बेटाओ, भियाओ गुरुजी, BVL की जगह क्या आ गया, 2r आ गया, है ना। अच्छा ये छोटा स्मॉल r है, कोई बात नहीं यार, क्या फर्क पड़ता है, 2BVR, भावनाओं को समझो, 2BVR हो गया ईएमएफ, है ना। तो 0 नहीं, BV पाई r स्क्वायर बाय 2, पता नहीं क्या बोले जा रहा है, पाई r BV नहीं, 2BVR, यस सर, एंड r इज एट हायर पोटेंशियल। देख लेते कौन हायर पोटेंशियल पर होगा गुरुजी। हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल निकालने के लिए V क्रॉस B का डायरेक्शन देखा जाता है। थंब गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट एट हायर पोटेंशियल। हाँ मेरी जान, V क्रॉस B, राइट हैंड, राइट हैंड, सीधा बैठ, सीधा बैठ। मल्टीटास्किंग मत कर बेटा, पढ़ाई के वक्त सिर्फ पढ़ाई, मस्ती के मस्ती, सिर्फ मस्ती के वक्त सिर्फ मस्ती, ठीक है। पढ़ाई के वक्त नो मल्टीटास्किंग, नो दिमाग में और अदर थॉट्स, सिर्फ पढ़ेंगे, ठीक है, यस। अरे यार फील करेंगे यार, बिल्कुल फील आएगी, और जैसे जैसे फील आती जाएगी लेक्चर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। V क्रॉस B, V नीचे, B बाहर या अंदर, अरे जल्दी बोल, B बाहर या अंदर, जल्दी बोल, सुबह पनवेल निकलना है। V नीचे, B मैग्नेटिक फील्ड नीचे, अंगूठा R की तरफ इशारा कर रहा है, यानी कि R इज एट हायर पोटेंशियल, डन हो गया।
ऑप्शन रिजेक्शन से तो डायरेक्ट टू बी वी आर लिख देंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया आर इज एट हायर पोटेंशियल। डन, डन हो गया। गुरुजी थोड़े से वो रॉड वाले सवाल करवाओ ना। यस यस यस, जुइयो छे आप दो ना। लो भाई रॉड वाले सवाल है ना, रॉड वाले सवाल। अब हमने जो रॉड वाले सवाल कल किए थे, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, उसमें हमने सिर्फ 2 पॉइंट दिए थे, मतलब एक हिंज पॉइंट था इस प्रकार से। यानी कि मैं कह रहा हूं कि कल हमने जो सवाल किया था रॉड वाला, उसमें हिंज पॉइंट कहां था? उसमें हिंज पॉइंट कॉर्नर पे था, हिंज पॉइंट कॉर्नर पे था। यस सर, है ना। अब जो मैं आपको आज सवाल करवाने वाला हूं उसमें रोटेटिंग रॉड में, उसमें हिंज पॉइंट कॉर्नर पर नहीं होगा, बीच में कहीं होगा। बीच में इन द सेंस मिड, नॉट नेसेसरी एट मिड पॉइंट, बट बीच में कहीं होगा। जैसे यहां पे सी जो है ये हिंज पॉइंट है, डॉट बना हुआ है, इसके अबाउट क्या कर रहा है? घूम रहा है। इस सी पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है? ऐसे घूम रहा है। इस सी पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है? घूम रहा है। समझ में आ रही बात? जैसे मान लो यहां पे हिंज है, इधर हिंज है, ये ऐसे घूम रहा है। अच्छा, हमें सिखा रिया है ये सर हिंज पॉइंट कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है ओमेगा से। एक एंड है ए, एक एंड है बी, ए और सी के बीच में, सी इज नॉट द मिड पॉइंट, ए और सी के बीच में लेंथ है एल, सी और बी के बीच में लेंथ है 2l, मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस में बी। कह रहा है अ रॉड ऑफ लेंथ 3l, टोटल लेंथ कितना हो गया? 3l, इज रोटेटेड विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एस शोन, फाइंड वीए माइनस वीसी, वीए माइनस वीसी, ओके, फाइंड वीए माइनस वीडी, वीए माइनस वीडी, इसको बी कर देते, थोड़ा सा ठीक कर देते इसको, अब भी ठीक करके देता हूं, एक मिनट, ए ये ले वी माइनस वी बी आ जाएगा, वी माइनस वी बी, अभी ठीक है सर। फाइंड वी माइनस वी सी, फाइंड वी माइनस वी बी। गुरुजी आपने तो बताया था जो फॉर्मूला होता है इमोशनल वाला, इमोशनल वाला, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, उस फॉर्मूले में 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालते हैं। जी सर, लेकिन उसमें से एक पॉइंट कैसा होना चाहिए? उसमें से एक पॉइंट होना चाहिए हिंज्ड पॉइंट। एक पॉइंट कैसा होना चाहिए? हिंज पॉइंट। और जो दूसरा पॉइंट है उससे उस हिंज पॉइंट की लेंथ कितनी होती है? एल, हाफ वी ओमेगा एल स्क्वायर। यस सर। तो सबसे पहले इसको देखो आप, वी ए माइनस वीसी, पहले वी ए माइनस वीसी देखेंगे, और ताकि खराब ना हो तो अपन इसको क्या कर लेंगे बेटा? कॉपी कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कॉपी। और यहां पे अपन लिख लेंगे सॉल्यूशन। क्या लिख लेंगे? सॉल्यूशन। ठीक है, अब सुनो, ए और सी की बात करिए। क्या सी हिंज पॉइंट है? हाँ सर, बहुत बढ़िया। तो सी और ए के बीच में लगा सकता हूं हाफ वी ओमेगा एल स्क्वायर। हाँ लगा सकते हो, लेकिन पहले देखते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। ये कैसे घूम रहा है गुरुजी? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब इस प्रकार से। अरे ऐसे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? ये सर ऐसे घूम रहा है। तो ये वाला जो हिस्सा होगा, राइट हैंड साइड वाला हिस्सा, ये कहां जा रहा होगा? बताओ, चलो जल्दी से बताओ कहां जा रहा होगा ये हिस्सा? गुरुजी वाला हिस्सा नीचे जा रहा होगा। अरे यार बेटा यार, ये नीचे जा रहा होगा कि नहीं? जी गुरुजी, जी गुरुजी, ये नीचे जा रहा होगा। और ये वाला हिस्सा कहां जा रहा होगा? ऊपर। ये ऐसे घूम रहा ना क्लॉकवाइज। यस सर। तो लेफ्ट वाला हिस्सा कहां जा रहा होगा गुरुजी? ऊपर जा रहा होगा। कहां जा रहा होगा? ऊपर जा रहा होगा। समझ में आ गई बात? यस सर। अब हमने बोला मैग्नेटिक फील्ड का अंदर, तो सबसे पहले आप ए और सी को देखो, ए और सी को देखो, बाकी पूरी रॉड को गोली मारो, ए और सी को देखो, है ना। सी हिंज पॉइंट है सर। तो ये देखने के लिए कि ए और सी में पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, हम करेंगे वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी। तो ये इसकी वेलोसिटी, इस हिस्से की वेलोसिटी क्या है? ऊपर की ओर है। अरे घूम रहा है ना क्लॉकवाइज, तो हिस्सा नीचे जा रहा है, हिस्सा ऊपर जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी ऊपर है। तो वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, यानी राइट हैंड के फिंगर से वी से बी कल करेंगे, वी से बी, वी से बी, तो अंगूठा लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब वी ए ग्रेटर देन वी सी आ गया, वी ए ग्रेटर देन वी सी आ गया। यस सर। तो हमने बोल दिया वी ए ग्रेटर देन वी सी आ गया। हाँ सर। तो देयरफॉर वी ए माइनस वी सी कितना हो गया? क्या मैं डायरेक्ट लगा दूं? हाफ बी ओमेगा, हाफ बी ओमेगा। इस फॉर्मूले में सुनो मेरी बात, इस फॉर्मूले में एक पॉइंट हिंज पॉइंट होना चाहिए। यस सर, है ना, नहीं तो हम नहीं लगा सकते। हाफ बी ओमेगा, इनके बीच की लेंथ कितनी है? एल है, तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। डन हो गया ये तो, डन डन। कितना हो गया? वी माइनस वीसी, वी माइनस वीसी कितना हो गया? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। बोलो आया ना? हाँ सर, सही, चकाचक, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वाह वाह। अब बात करते वी माइनस वी बी की। वी, क्या मैं ए और बी के बीच में डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूं? नहीं बेटा, नहीं बेटा, ये अन्याय होगा, ये अनर्थ होगा, ये जायज नहीं होगा। तो क्या गुरुजी नाजायज होगा ए और बी के बीच में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना? यस, एकदम नाजायज होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको कल इस तरीके का एक सवाल करवाया था कि जिसमें 2 ऐसे पॉइंट जिनमें से कोई भी हिंज पॉइंट नहीं, उनके बीच में रिश्ता निकालने के लिए पहले हमको 2 रिश्ते निकालने पड़ते हैं। जैसे सर, मतलब ये कि सी और ए के बीच में एक रिश्ता निकालो, बी और सी के बीच में एक रिश्ता निकालो, और उस रिश्ते से किसको आउट कर दो? सी को आउट कर दो। वाह सर, मतलब सी का मोए मोए कर दो, सी का क्या कर दो? मोए मोए कर दो। क्या? ए और सी के बीच में रिश्ता निकालो, बी और सी के बीच में रिश्ता निकालो, फिर ए और बी सी को बोलेंगे निकल,
पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं है तेरी यहां, ठीक है। तो सर ए और सी के बीच में रिश्ता तो निकाल लिया, क्या हम बी और सी के बीच में रिश्ता निकाल ले? बिल्कुल निकाल लो। पहले बताओ कि सी बड़ा कि बी बड़ा? गुरुजी तो देखना पड़ेगा। अब आप इस रॉड के इस हिस्से को भूल के इस हिस्से पे आ जाओ। मुझे पता है तुमको फील आ रही होगी और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, बहुत आनंद की प्राप्ति होती है जब तुम बोलते हो गुरुजी मजा आया, गुरुजी फील आई सवाल में, टफ से टफ सवाल, लेकिन तुम्हें तो सब आसान लगता है, तो बहुत अच्छी बात है। ये मतलब आप देखो कि आपका थॉट प्रोसेस क्या होता जा रहा है, डेवलप होता जा रहा है। और फिजिक्स जो एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे आपको कभी डर लगा करता था, अब आपको उसको पढ़ने में मजा आ रहा है, आपको डर नहीं लग रहा, तो ये अपने आप में आपके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और मेरा सलाम आप लोगों को, मेरा सैल्यूट आप लोगों को, ठीक है क्या? यस सर, है ना। चलो भाई आगे चलते हैं। अब यहां पे क्या बोला जा रहा है बेटा, आओ भी आओ कि सर बी और सी में रिश्ता निकालना है। किस में रिश्ता निकालना है? बी और सी में रिश्ता निकालना है। तो हमने बोला इसको भूल जाओ। अब बी बड़ा कि सी बड़ा? गुरुजी उसके लिए वी क्रॉस भी देखना पड़ेगा। तो वेलोसिटी नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, या फिर ऐसे करके देख लो। अरे ऐसे ऐसे थोड़ी मुश्किल हो रही है, ऐसे थोड़ी मुश्किल है, ऐसे ठीक है। मुश्किल तो दोनों से हो रही। वी मैग्नेटिक फील्ड बाहर या अंदर? अबे जल्दी बोल, हाथ ऐसे ही रह जाएगा। वी क्रॉस बी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो अंगूठा बी की ओर इशारा कर रहा है। कहां की ओर इशारा कर रहा है? बी की ओर। इसका मतलब वीबी ग्रेटर देन वीसी, यानी हमने बोल दिया वीबी माइनस वीसी, क्योंकि हम जो फॉर्मूला लगाते हैं हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, उसमें होता। लेक्चर तो रिकॉर्ड हो रहा है ना, कहीं पागल बन जाए? नहीं सर रिकॉर्ड हो रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ, अब इस फॉर्मूले में हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर में एक हिंज पॉइंट आना चाहिए, जो कि आ रहा है हिंज पॉइंट, ठीक है। हिंज पॉइंट मतलब जिस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, ठीक है। लेंथ कितना हो जाएगा गुरुजी? बी से सी के बीच में लेंथ कितना है? 2l, तो हो गया 2l का स्क्वायर। गुरुजी कितना हो गया? गुरुजी वीबी माइनस वीसी हाफ बी ओमेगा 4l स्क्वायर कितना हो गया? अरे बेटाओ पगलो कितना हो गया? गुरुजी हो गया 2l का स्क्वायर 4l स्क्वायर, 4/2 कितना हो गया? डायरेक्ट लिख दूं 2b ओमेगा एल स्क्वायर। ले भाई वीबी माइनस वीसी भी, अगर पूछा रहता उसने तो हमारे पास क्या आ जाता? वीबी माइनस वीसी भी आ जाता। यस सर। अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन फर्स्ट, और एक इक्वेशन आ गई इक्वेशन 2। बोलो बरोबर? हाँ सर। अब इस इक्वेशन का यूज करके देखो, वी माइनस वीसी तो गया, वी माइनस वी भी निकालना है, भी निकाल लेंगे। ए और सी में रिश्ता, बी और सी में रिश्ता। ए और बी ने प्लानिंग करी और सी का गेम बजा दिया। कबाब में हड्डी कौन है? सी है कबाब में हड्डी, उसको उसका गेम बजा दिया, उसका मोय मोय कर दिया, है ना। और सी जो है फिर दूर से ए और बी को देखेगा और ऐसे हंसेगा, बोलेगा तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब एक काम करो, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस कर दो। चलो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस कर दो। फर्स्ट इक्वेशन कहती है वी माइनस वीसी, वी माइनस वीसी। सेकंड इक्वेशन क्या कहते हैं? वीबी माइनस वीसी। एलएचएस से एलएचएस शहीद हो गया, मतलब कि आपने माइनस कर दिया। यस सर। और आरएचएस से, अरे वी माइनस वीसी से वीबी माइनस वीसी माइनस किया। यस सर। और आरएचएस हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर से 2b ओमेगा एल स्क्वायर शहीद किया, यानी कि माइनस किया। हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर से 2b ओमेगा एल स्क्वायर निपटाया आपने यहां पे। हाँ सर ठीक है। कितना है बताओ? कितना आया? वी ए माइनस वीसी माइनस वीबी माइनस माइनस प्लस प्लस वीसी बराबर 1/2 माइनस 2 कितना हो गया? 0.5 में से 2 चलेगा, माइनस 1.5 यानी माइनस 3/2। इतना तो कैलकुलेशन कर लेंगे, माइनस 3/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। माइनस वीसी से प्लस वीसी शहीद हो गया। वी ए माइनस वीबी कितना आ गया? वी ए माइनस वीबी आ गया माइनस 3/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। देखो वो आ गया, ये आंसर आ गया। हाँ सर ये आंसर आ गया। अब वी ए माइनस वी भी नेगेटिव आ रहा है, मतलब पक्की बात है ए छोटा है बी बड़ा है। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस करोगे तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। हाँ सर। तो वी ए माइनस वी भी आ गया, दोनों आ गए हमारे पास। यस सर। देख लो मजा आया कि नहीं आया? अरे मस्ताणु सवाल है, एकदम मस्तूड़ी सवाल है। यस सर बिल्कुल सर, बताइएगा मेरे को कि मस्तूड़ी सवाल है या नहीं है। देख लो इसको फटाफट से। गुरुजी वंस मोर, गुरुजी हमको मौका चाहिए सॉल्व करने के लिए, हमको मौका नहीं दिया, आप बहुत गलत किए। कोई बात नहीं बेटा, अगला सवाल होमवर्क में दे रहा हूं, ले घर पे खूब जो है अकेलापन जब महसूस करेगा तो ट्राई कर लेना उसको। बोलो समझ में आ गई बात? यस सर। आपको कैसे पता है नीचे जा रहा है? मुझे क्या अंधा भी टच करेगा, बोलेगा क्लॉकवाइज है घूम रहा है, नीचे जा रहा है हिस्सा और राइट वाला हिस्सा ऊपर जा रहा है ना। तो आप बता सकते हो। देखो डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो आप कि वी ए माइनस वीसी या वीसी माइनस वी, आपको चेक करना पड़ेगा वी क्रॉस बी से, आपको चेक करना पड़ेगा वी क्रॉस बी से, आपको चेक कर। मैंने राइट हैंड से तो नहीं कर दिया था? नहीं नहीं, मतलब लेफ्ट हैंड से मैं देख रहा हूं कि भाई मैंने लेफ्ट हैंड से तो नहीं किया। तो लेफ्ट हैंड ये देखो भाई, अरे ऐसे करूंगा तो ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, है ना। या फिर ऐसे कर लो वी क्रॉस बी, ऐसे कर लो वी क्रॉस बी। अंगूठा कहां की ओर इशारा कर रहा है? अरे अंगूठा कहां की ओर इशारा कर रहा है? ऐसे भी करोगे वी क्रॉस बी तब भी अंगूठा बी की ओर इशारा करेगा। यस सर ठीक है। देख लो इसका सॉल्यूशन। जी सर चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो यार। ये सवाल तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है। यस सर करके बताना।
करके बताना भाई। एक ही ऑप्शन सही है इसमें, है ना? ऐसा लगेगा आपको कि बहुत सारे ऑप्शन सही है ना, एक ही ऑप्शन सही है। देख लो भाई क्या दे रहा है, अ कंडक्टिंग रॉड एसी ऑफ लेंथ 4L इज रोटेटेड अबाउट अ पॉइंट O। हिंज पॉइंट कौन है? O है, यस सर। इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी डायरेक्टेड इनटू पेपर, AO इज इक्वल्स टू L। ये लेंथ कितनी है? L। ये लेंथ कितनी है? 3L। अब ऑप्शन बताने आपको कौन सा सही है कौन सा गलत है। एक ही ऑप्शन सही होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। अब आप जानो, आपका काम जाने, ये सवाल सॉल्व करना घर पे। सही आंसर आना चाहिए, कमेंट में आंसर लिख के बता देना मुझे, ठीक है? ओके भैया, चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब सुनो मेरी बात, अब सुनो, एक की पॉइंट बता रहा हूं बड़ा मजे का। गुरुजी ये क्या बवासीर बना दियो? अरे यार तू फिर वही बात, कुछ नहीं है तो टेंशन मत ले। गुरुजी यहां पे लिखा है की पॉइंट, रोटेटिंग डिस्क। रोटेटिंग डिस्क, मान लो आपने क्या किया, जैसे एक रॉड को घुमाते थे ओ पॉइंट के अबाउट, अब आपने ओ पॉइंट से खूब सारी रॉड्स क्या कर दी? हिंज कर दी। एक रॉड ऐसे ठोक दी, दूसरी रॉड ऐसे ओ के अबाउट ठोक दी, तीसरी रॉड ऐसे ठोक दी, चौथी रॉड ऐसे ठोक दी। न्यूमरस, बहुत सारी सैकड़ों रॉड्स आपने ओ के अबाउट हिंज कर दी, और अब वो एक साथ घूम रही है। तो जब वो घूमेंगी तो कैसा फील देंगी? डिस्क जैसा फील देंगी, एज इफ की कोई डिस्क रोटेट कर रही है। यस और नो? तो एक रॉड की जगह खूब सारी रॉड्स आपने क्या कर दी? ओ के अबाउट, ये दिख रहा है ओ, यस सर, ओ के अबाउट हिंज कर दी। ये आर बेसिकली एक तरीके से आप बोलो कि एक रॉड का लेंथ है आर। तो बेसिकली यहां पे जो डिस्क हमको लगेगी कि डिस्क रोटेट करी, उसका रेडियस कितना हो जाएगा? आर। जबकि आर क्या है? एक रॉड का लेंथ है। ये रही एक रॉड, ये रही एक रॉड। समझ में आ रही है बात? हाँ सर, इसको ऐसे बना देता हूं, रेड कलर से बना देता हूं। ये देखो, ये रही एक रॉड। समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। ए कलर हो जा, कलर हो जा। देख लो भाई, भावनाओं को समझो, ठीक है क्या? हाँ सर, ये ऐसे रॉड हो गई और एक रॉड ऐसे घूमेगी, तो उसकी रॉड की लेंथ आर है। तो जब बहुत सारी रॉड्स ओ पॉइंट के अबाउट हिंज होंगी, सब घूमेंगी, तो हमें ऐसा प्रतीत होगा, हमें ऐसा लगेगा कि एक डिस्क घूम रही है जिसका रेडियस आर है। अब बहुत ध्यान से सुन, की पॉइंट है। क्या की पॉइंट है? इसमें पीवाईक्यू भी पूछा गया, ये भी मैं तेरे को अभी सॉल्व करवा दूंगा। देख इधर, यहां पे ओ पॉइंट यानी सेंटर, तो इसको आप कैसा मानो? डिस्क जैसा मानो। अब आप इसको कैसा मानो? गुरुजी तो बहुत सारी रॉड्स है। अरे बहुत सारी रॉड्स हैं ताकि वो कैसा लगे? डिस्क जैसा लगे। आप इसकी जगह ना डिस्क भी ले सकते हो। आप क्या ले सकते हो? डिस्क भी ले सकते हो कि भाई मान लो मैग्नेटिक फील्ड। ओ भाई देखा आपने, लापरवाही का नतीजा। लेकिन ये लग तो अच्छा रहा यार, है ना? अच्छा लग रहा है, कूल लग रहा है एकदम। वाह यार, क्या बात है सर, क्या बात है सर, ये बात है सर, ऐसी रहने दो इसको। चलो जान दो। अब बेटा मैं कह रहा हूं, मान लो ऑब्वियसली ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में है ना, क्रॉस हो सकती है, डॉट हो सकती है। किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में क्या कर रही होगी बच्चों? रोटेट कर रही होगी एक डिस्क है जो मैग्नेटिक फील्ड बी में है ना, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा रेडियन पर सेकंड में होना चाहिए, है, रोटेट कर रही है, इसका रेडियस है आर। तो बेटा सेंटर और सरकमफ्रेंस, ओ मतलब सेंटर, सी मतलब सरकमफ्रेंस, सी मतलब सरकमफ्रेंस समझते हैं? सरकमफ्रेंस पर सरकमफ्रेंस समझते हैं? हाँ गुरुजी, मतलब कि गुरुजी जगह यहां पे नहीं है, जगह तो दिल में होती है, यहां पे लिख देता हूं। सरकमफ्रेंस मतलब कि जो उसकी हिंदी में उसको परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि। गुरुजी परिधि तो हमारी कॉलोनी में रहती है। अरे वो वाली परिधि नहीं बेटा, है ना? परिधि यानी सरकमफ्रेंस यानी इसका ये आउटर, ये बाउंड्री है ना। सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट है सी, ठीक है? तो सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच में, रोटेटिंग डिस्क के सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, जो कि कितना होगा? उतना ही, वो हाफ v ओमेगा एल स्क्वायर। सर तो ये हो गया हाफ v ओमेगा आर स्क्वायर, है ना? तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पे लिख दूं गुरुजी ये क्या बना हुआ है? डब्बा सा। ये डब्बा नहीं है, ये मॉड है। मॉड क्या होता है? मॉड एक ऐसी मशीन है जो नेगेटिव को क्या कर सकता है? पॉजिटिव कर सकता है। नेगेटिव को क्या कर सकता है? पॉजिटिव। मतलब अल्टीमेटली आप इसका मैग्नीट्यूड देख रहे हो। क्या देख रहे हो? मैग्नीट्यूड। तो आप माइनस साइन को इग्नोर कर सकते हो, ठीक है? तो ये क्या है गुरुजी? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, क्या है गुरुजी? ये है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर एंड अ पॉइंट, या एंड एनी पॉइंट, एंड एनी पॉइंट ऑन दी सर्कमफ्रेंस। गुरुजी जरूरी नहीं है अबे ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी सी के जैसे होगा, ये भी सी के जैसे, ये भी सी के जैसा, ये भी सी, 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 ये भी सी। अरे समझ गए क्या? हाँ सर, सारे पॉइंट्स कैसे होंगे? एक ही पोटेंशियल पर होंगे, एक ही पोटेंशियल पर होंगे। समझ में आ रही बात? अच्छा, मतलब हम बोल सकते हैं कि ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द डिस्क, ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द डिस्क विल बी इक्विपोटेंशियल, विल बी। उसके पीछे का रीजन भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये क्या है? हाफ v ओमेगा आर स्क्वायर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस, एंड एनी पॉइंट ऑन
इट्स सरकमफ्रेंस समझते हैं? हाँ सर, बाउंड्री मान लो, जो आउटर बाउंड्री ये होती है ना सरकमफ्रेंस। यस सर, सरकमफ्रेंस। ठीक है, कितना हो गया? हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। डन है क्या? ठीक है सर, डन है। गुरु जी इसके पीछे का रीजन बता दो। ये देखो, अरे मोरी मैया, जेका देख लियो, जेका देख लियो सुबह सुबह। ठीक है, तो यार ये कुछ भी नहीं, आप टेंशन नहीं लो। यहां पे एक रॉड है, ऐसी एक और, ऐसी एक और, ऐसी एक और, ऐसी। इस रॉड, खाली आप ये सारी रॉड, ये सब डिस्क विस्क का हटा दो। एक रॉड अगर घूमेगी तो ओ पॉइंट और सी पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? गुरुजी हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, और एल लेंथ कितनी यहां पे आर है, तो हो जाएगा हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। सही है? यस सर। तो एक रॉड घूमेगी तब है। अभी मान लो ऐसे घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से, तो ये कहां जा रहा होगा? ऊपर जा रहा होगा। कहां जा रहा होगा? ऊपर जा रहा होगा। हाँ सर, तो वी क्रॉस बी, ओ पॉइंट का पोटेंशियल हायर हो गया। या अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो सी का ज्यादा हो जाएगा, मतलब इन दोनों में से किसी एक का पोटेंशियल ज्यादा होगा, है ना, बट ऑब्वियस है। लेकिन इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? हाफ वी ओमेगा आर स्क्वायर। तो ये रॉड एक बैटरी की तरह काम करेगी। यस सर। तो अब ऐसी कितनी रॉड्स है? खूब सारी रॉड्स है। तो ये सारी रॉड्स कैसे काम करेगी? बैटरी की तरह। बस वही किया आपने। देखो, ये एक रॉड हो गई, ओ हायर पोटेंशियल पर, सी लोअर पोटेंशियल पर, प्लस माइनस ई हो गया। ये रॉड भी बैटरी की तरह काम करेगी। ई कितना हो गया? हाफ वी ओमेगा आर स्क्वायर। ये भी रॉड एक बैटरी की तरह। तो बेसिकली सारी बैटरीज कनेक्टेड है। अब आप मुझे बताओ ये सीरीज में है पैरेलल में? गुरुजी पैरेलल में। क्यों? क्योंकि इन सबका एक सिरा तो क्या है? एक सिरा कॉमन है ओ। ये सारी बैटरीज होगी पैरेलल। ई या तो मैंने बस 5 ही बनाई, पर ऐसी बहुत, जितनी रॉड्स उतनी। ये पेपर में नहीं पूछेगा, मैं आपको फील दिलाने के लिए बता रहा हूं। फील आ जाएगी अभी आपको कि यहां पे इतनी सारी रॉड्स होते हुए भी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द डिस्क एंड सरकमफ्रेंस इज हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। क्यों? जितनी रॉड्स हुई उससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि जितनी रॉड्स उतने सेल की तरह तो काम कर रहा ना। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ईएमएफ आ गया, तो कैसे काम कर रहा? हर एक रॉड एक सेल की तरह काम करे जिसका ईएमएफ इंड्यूस कितना? हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा। अब इन सभी सेल्स का एक सिरा तो कॉमन है। ये सभी सेल्स का एक सिरा कॉमन है ओ। ये जीरो नहीं है, ओ है। यस सर। और दूसरा सिरा सरकमफ्रेंस। अब मान लो ये सब एक कंडक्टिंग वायर से जुड़ी हुई है, तो बेटा इन सबका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा पॉइंट पोटेंशियल मेथड के हिसाब से? हाँ सर। कुछ भी नहीं, यहाँ पे सिर्फ वायर, तो सी पोटेंशियल ट्रांसफर हो जाएगा। तो इन सब का एक सिरा तो क्या है? ओ है। एक सिरे पर पोटेंशियल कितना है? ओ है। और दूसरे सिरे पर सारी रॉड्स का पोटेंशियल कितना है? सी। हाँ सर। तो हो गया ना पैरेलल में? पैरेलल में जो सेल्स होते हैं, पैरेलल में जो बैटरीज होती है, उन सब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। यस सर। ये देख लो, सब हो गया पैरेलल। और याद करो, अगर पैरेलल में खूब सारे बैटरीज या खूब सारे सेल्स है, हाँ सर याद आ गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया था, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। एक ही प्रकार के सेल या बैटरी पैरेलल में बहुत सारी ब्रांचेस में, तो ई इक्विवेलेंट कितना हो जाता है? इंडिविजुअल के ईएमएफ के बराबर ही हो जाता है। और वो कितना आ जाएगा? ई इक्विवेलेंट ई के बराबर हो गया हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। अभी फील आई? गुरुजी पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया, इतने की तो जरूरत नहीं थी, पर जो है हमको पूरा समझ में आ चुका है। कितना हो गया? हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। ये रॉड तो बस एक बहाना है, असली में आपको डिस्क जो सिखाना है। ये रॉड तो एक बहाना है, असलियत में आपको डिस्क जो सिखाना है। तो 100 बात की एक बात, एक डिस्क है जिसका सेंटर ओ है, सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट है सी, ओमेगा से घूम रहा है, आर रेडियस है, बी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो सेंटर और सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर हो जाएगा। दैट्स इट। समझ में आ गई बात? अब वो डिस्क दे या बहुत सारी रॉड ऐसे कनेक्ट कर दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। और ऑब्वियसली हमको पता चल ही रहा है कि सरकमफ्रेंस के सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल कैसा होने वाला है बेटा? सेम होने वाला है। यस और नो? जी गुरुजी। अब आप एक सवाल कर दोगे क्या मैंने आपको ओमेगा रेडियन पर सेकंड से कन्वर्ट करना सिखा दिया? हाँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम एक सवाल सॉल्व करेंगे, है ना। ये आप देख लो, मैं साइड में हट रहा हूं, कोई हिंट वगैरह कुछ नहीं, आप सॉल्व करके मुझे आंसर दो। 2019 नीट का सवाल। हाँ बेटा, हो गया सॉल्व? यस सर। देखो भाई क्या कह रहा है, अ साइकिल व्हील, साइकिल का पहिया है, ठीक है, ऑफ रेडियस 0.5 मीटर इज रोटेटेड विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन पर सेकंड, है ना, 10 रेडियन पर सेकंड, रेडियस हो गया 0.5 इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द व्हील, द ईएमएफ जनरेटेड बिटवीन सेंटर एंड द रिम। रिम समझते? रिम मतलब सर्कमफ्रेंस, रिम मतलब सर्कम। सर यहाँ पे डिस्क नहीं है, रिंग हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क के सेंटर और सर्कमफ्रेंस के लिए
के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही रिंग के लिए काम करेगा। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सीधे सीधे ईएमएफ लगा देना है, फॉर्मूला डायरेक्ट है ना, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। डिस्क हो रिंग हो टेंशन नहीं लेनी, हाफ इंटू बी का वैल्यू कितना हो गया 0.1, ओमेगा कितना हो गया 10, रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं करना है डन, ठीक है, इंटू रेडियस का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर कितना हो गया देखो 0.1 इंटू 10 कितना हो गया बेटा गुरुजी 0.1 इंटू 10 हो गया 1, तो हो गया 1/2, 0.1 इंटू 10 कितना हो गया 1, 0.5 का स्क्वायर 0.5 मतलब हाफ इंटू हाफ, तो हो गया 1/8 है ना, तो आ गया 0.125 वोल्ट। कितना आ गया बच्चों 0.125 वोल्ट। सो हियर इज योर आंसर है ना, कितना आ गया 1/8 कितना होता है, अच्छा 1/2 होता है 0.5, 1 तो 1 होता है, 1/2 0.5, 1/4 0.25, 1/8 0.25 का भी आधा 0.125, यही आंसर है अपना। हाँ सर बिल्कुल। अब मेरे प्यारे बच्चे ये वाला सवाल जो है होमवर्क में करेंगे, सिर्फ दिखने में खतरनाक सा है, ये आप घर पे करोगे आराम से हो जाएगा, ठीक है सर ओके। अगला सवाल, ये सवाल मैं साइड हट रहा हूं, अभी के अभी आप मुझे सॉल्व करके दोगे, यस एनसीईआरटी का सवाल है। लो भाई, तो भाई जो बच्चे बोलते हैं कि भाई ये बोर्ड के रिलेटेड भी सवाल करवा दो, तो ये क्या है फिर एनसीईआरटी का ही सवाल है, और बोर्ड के लिए तो एनसीईआरटी का सवाल सही है, और क्या चाहिए, सही बात है। तो एनसीईआरटी के भी सवाल हम करते हैं, खाली पहला सवाल नहीं है, हमने अभी तक अपने सफर में खूब भरपूर है ना भरमार हमने एनसीईआरटी के सवाल क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं, ठीक है। लेकिन मैं कल के लेक्चर में भी बोला था, आज के लेक्चर में भी बोल रहा हूं, अगर आप लेक्चर देखते होंगे तो ही तो मेरी बात आप तक पहुंचेगी। आप लेक्चर नहीं देखोगे, सिर्फ कमेंट करोगे कि भाई एनसीईआरटी, या एनसीईआरटी बोल रहा हूं बोर्ड के लिए क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो भाई मैं आपको कई दफे बता चुका हूं। तो जो लोग सिंसियरली लेक्चर सारे देखते हैं उनको पता है कि गुरुजी ने कल के लेक्चर में एडवाइस दिया था कि एक बोर्ड की पीवाईक्यू भी खरीद लो, है ना। बोर्ड की पीवाईक्यू की किताब आती है, लास्ट 10 से 15 या 20 साल की बुक आती है, फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, बायो की अलग, ठीक है क्या। तो उसमें फिजिक्स के लास्ट 10 साल के पेपर होंगे, 15 साल के 20 साल के पेपर होंगे, वो पढ़ लेना किताब। और एक एग्जाम आइडिया मैंने किताब बता रखी है ना। अब हमारे लिए पॉसिबल थोड़ी कि हम ये नीट के पीवाईक्यू के साथ साथ बोर्ड के पीवाईक्यू भी सॉल्व करें, ऐसे तो फिर हो गया अपना सिलेबस। समझ में आ पा रही बात, यस सर। सिलेबस जनवरी में अपना खत्म हो जाएगा, मतलब फैब शुरू होने से पहले पहले ही अपना क्या हो जाएगा बेटा, आराम से विद इन जनवरी अपना सिलेबस क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो इन सब चीजों की चिंता छोड़ है, चुपचाप पढ़ाई करें, और बोर्ड की पीवाईक्यू की भी एक बुक खरीद लें, ये मेरा आपको एडवाइस है ना। क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो जीवन में, आगे जाके आप नेक्स्ट वाला एग्जाम दोगे, नेक्स्ट यानी कि जो नीट पीजी हो गया, उसके भी जब आप पेपर आप उसकी तैयारी करोगे तो भाई उसके भी आपको देखने पड़ेंगे कि लास्ट प्रीवियस सालों में उसके किस तरीके के नीट पीजी के सवाल आए हैं। तो दुनिया में कोई किसी भी पेपर की तैयारी कर रहा है, एक थंब रूल तो फिक्स है कि उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाने चाहिए, ठीक है क्या। और जैसे नीट में सवाल रिपीट होते हैं, वैसे बोर्ड में भी सवाल रिपीट होते हैं, बोर्ड में घिसे पिटे एक ही तरीके के सवाल आते हैं। समझ में आ रही बात, यस सर। तो बेटा है ना, हम यहाँ पे एनसीईआरटी के भी सवाल करते हैं क्लास में, जी हाँ, तो बोर्ड्स के रिलेटेड भी सवाल करवाता हूं, और ना जाने कितने मैंने आपको डेरिवेशंस करवा दिए, ठीक है। अब मैं 100% एनसीईआरटी वाले डेरिवेशन करवाने लगू ना, तो बेटा तो अपना छठा चैप्टर चल रहा है अभी, है ना, अपना तीसरा चैप्टर भी नहीं निपटता अगर मैं एनसीईआरटी के सारे डेरिवेशंस करवाऊंगा, है ना। तो समझो बात को, और मैं अब साइड में हट रहा हूं, ये सवाल आप अब भी सॉल्व करोगे, ठीक है सर। अ व्हील विद 10 मेटलिक स्पोक्स, स्पोक्स समझते हैं, अरे आपके पास बाइक होगी, एलॉय व्हील नहीं है, एलॉय व्हील वाले नहीं, जिसमें वो ऐसे तार टाइप होती है, उसमें टायर में तार जैसी होती है ना, स्पोक बोलते हैं उसको, चाहे बाइक का टायर हो या साइकिल का टायर देख लो, साइकिल के टायर में जो तार होती है ना, किसमें तार होती है गुरुजी, पहिए में, उसको स्पोक्स बोलते हैं। तो बोल रहा है एक व्हील विद 10 मेटलिक स्पोक्स ईच 0.5 मीटर लॉन्ग इज रोटेटेड विद अ स्पीड ऑफ 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ले भाई, रिवॉल्यूशन पर मिनट आ गया, कन्वर्ट करना सिखा रखा है तेरे भाई ने, यस सर। इन अ प्लेन नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड HE एट अ प्लेस, आपको अर्थ HE यानी H बोलो, B बोलो, E यानी अर्थ, है ना। और कितना दे रखा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड 0.4 G, G मतलब गॉस, और गॉस CGS यूनिट है, ऐसा ही नहीं। और 1 गॉस कितना होता है 10⁻⁴ टेस्ला, यहां पे दे रखा, हो सकता है पेपर में ना दे, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एक्सेल एंड द रिम ऑफ द व्हील। एक्सेल समझते हैं, अरे यार बेटा जैसे एक्सिस मान ले, रिंग का एक्सिस जो होता है वही पहिए का एक्सेल होता है, जैसे पहिया है या सिर पहिया है, तो जो सेंटर से जो एक्सिस पास होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेल बोलते हैं। समझ में आ गई बात, यस सर। तो एक्सेल मतलब वही सेंटर हो गया, सेंटर और रिम के बीच में। चलो करो, कर लिया, बताओ जल्दी, यस सर। देखो तो वही घिसा पीटा फॉर्मूला अपना ईएमएफ इंड्यूस वाला, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, हाफ बी का वैल्यू कितना हो गया 0.4 गॉस यानी 10⁻⁻⁴ इंटू ओमेगा कितना हो गया 120, यहां पे लिख रहा हूं, ओमेगा हो गया 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। मैंने आपको बताया था
क्या करना है, यस सर 2π/60 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो काय में आ जाएगा रेडियन पर सेकंड में, तो कितना हो गया 120 इंटू 2π/60 रेडियंस पर सेकंड। क्या बोलती पब्लिक, यस सर। तो बेटा 120/60 कितना हो गया 2 2 2 जा 4, तो कितना आ गया 4π रेडियन पर सेकंड। कितना आया 4π रेडियन पर सेकंड। कितना आंसर आ गया ओमेगा का, तो कन्वर्ट करना ना भूलें 4π रेडियन पर सेकंड। तो बी का वैल्यू हो गया ओमेगा कितना हो गया 4π रेडियन पर सेकंड। रेडियस कितना हो गया बेटा, रेडियस हो गया 0.5 मीटर, तो हो गया 0.5 का होल स्क्वायर। देखे जरा कितना आंसर आएगा। देखो भाई यार समझना, यहां पे लिख लिया मैंने 1/2 इंटू 0.4 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 4π इंटू 0.5 मतलब हाफ, हाफ का स्क्वायर कितना हो गया 1/4। यस सर। तो बेटा अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, 4 से 4 शहीद हो गया। यस सर। 0.4/2 कितना हो गया 0.2। यस सर। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 0.2 इंटू 10 की पावर -4 इंटू पाई लिखा हुआ है, तो 0.2 को मैं लिख दूं 2 इंटू 10 की पावर -1, तो 0.2 इंटू 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर -4 हो गया 2 इंटू 10 की पावर -5। हाँ सर, मतलब आपने क्या किया चालाकी करी और 0.2 को लिख दिया 2, तो यहां पे आपने इससे उधार ले लिया 0.2 को लिख लिया 2, तो 10 की पावर -4 की जगह आ गया 10 की पावर -5 इंटू आ गया पाई। बेटा कितना आया 2 इंटू 10 की पावर -5 इंटू पाई। 2 पाई मतलब यहां पे पाई के टर्म्स में नहीं दे रखा, नहीं दे रखा, तो पाई का वैल्यू होता है 3.14, पाई का वैल्यू होता है 3.14, 3.14 इंटू 2 हो गया 6.28, तो आंसर है 6.28, आंसर है 6.28 इंटू 10 की पावर -5 वोल्ट। डन। यस सर 6.28। हाँ सर हमारा भी आ गया था, बहुत अच्छी बात है, तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। तो ये आ गया आपके पास बेटा 6.28 इंटू 10 की पावर -5 वोल्ट। डन जी सर, डन, बहुत बढ़िया। चले आगे, शाबाश। तो ये रोटेटिंग डिस्क वाला भी टंटा खत्म हुआ। रॉड में भी मैंने आपको एक चीज बता दी कि अगर हिंज पॉइंट कॉर्नर वाला होगा तो कल सवाल करा दिया, हिंज पॉइंट बीच में कहीं होगा तो भी सवाल करा दिया, होमवर्क भी दे दिया, रोटेटिंग डिस्क या रोटेटिंग व्हील भी पढ़ा दिया, है ना। अब देखो यार, अब सर एडी करंट नहीं पढ़ाओगे, पढ़ेंगे एडी करंट ही पढ़ेंगे। स्लाइडिंग वायर प्रॉब्लम्स के बाद क्या पढ़ेंगे बेटा, एसी जनरेटर, और फिर हम पढ़ेंगे एसी जनरेटर में पढ़ा चुका हूं आपको, है ना। फिर से इस पे एक दो सवाल पूछ सकता है बेसिक से थ्योरी वाले, वो मैं आपको बता दूंगा। गुरुजी ये क्या है, ये स्लाइडिंग वायर प्रॉब्लम्स बेसिकली वो इमोशनल ईएमएफ पर ही बेस्ड है। देखो मोशनल ईएमएफ तो क्या कह के खत्म हो जाता है कि भाई V क्रॉस B डॉट L, लेकिन उसमें तरह तरह के सवाल आ सकते हैं। तो रोटेटिंग रॉड हो गया, रॉड जब मोशन कर रहा था तो वाला हो गया, रॉड जब रोटेट कर रहा था वो हो गया, रोटेटिंग डिस्क हो गया। फटाफट से इसको भी निपटा लेते, स्लाइडिंग वायर प्रॉब्लम्स। फिर एसी जनरेटर बता दूंगा, है ना, बता ही चुका हूं वैसे भी, उससे रिलेटेड सवाल बता दूंगा, फिर एडी करंट बता दूंगा, फिर सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ लेंगे। ठीक है सर। क्या है स्लाइडिंग वायर प्रॉब्लम्स में, यार ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। अब आप ये डायग्राम को देख के कुछ समझ पा रहे हो कि क्या हो रहा है, नहीं समझ पा रहे तो कोई बात नहीं। हमने क्या लिया, एक बड़ा सा लंबा सा तार है फ्लेक्सिबल, तो हमने क्या किया उसका ऐसा फ्रेम बना लिया, जो येलो कलर का वायर है ना इसका फ्रेम बना लिया। लंबा सा वायर था उसको तो मोड़ के, उसको ऐसे मोड़ के हमने ऐसा येलो कलर का एक फ्रेम बना लिया। वायर था, कंडक्टिंग वायर था, क्या था, कंडक्टिंग वायर था। ठीक है। और यहां पे क्या कनेक्ट कर दिया, रेजिस्टेंस आर कनेक्ट कर दिया। क्या कनेक्ट कर दिया, रेजिस्टेंस आर कनेक्ट कर दिया। ओके, अब ये क्या लिखा हुआ है गुरुजी, ये लिखा है स्लाइडिंग वायर। यहां पे एक तार दिख रहा है बेटा आपको, हाँ सर दिख रहा है, तार दिख रहा है, वायर दिख रहा है। ये जो वायर है ये यहां पे हुक लगे हुए हैं। ये हुक क्यों है, आपने इस वायर को जिसकी लेंथ L है, ये मैग्नेटिक फील्ड B कहां है, क्रॉस में है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मतलब ये इस प्लेन में रखा हुआ है, आप देखो ये इस प्लेन में रखा हुआ है, ये फ्रेम इस प्लेन में रखा हुआ है ना, ये फ्रेम इस प्लेन में रखा हुआ है। यस सर, ये फ्रेम इस प्लेन में रखा हुआ है और ये स्लाइडिंग वायर है। ये जो वायर है ना, ये वाला जो वायर, ये स्लाइड कर सकता है। ये हुक है, इसका मतलब ये हुक यहाँ पे अटैच हो गया इस फ्रेम में और ये फिक्स नहीं है। ये आप आगे पीछे इसको पकड़ के क्या कर सकते हो, स्लाइड कर सकते हो। ये फ्रेम हो गया और ये स्लाइडिंग वायर हो गया, तो आप इस स्लाइडिंग वायर को आगे पीछे क्या कर सकते हो, स्लाइड कर सकते हो। आगे पीछे क्या कर सकते हो, स्लाइड कर सकते हो। बोलो समझ में आ पा रही है क्या बात, हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रही है। ठीक है ना। और मैग्नेटिक फील्ड कहां है बच्चों, ये स्लाइडिंग, ये फ्रेम हो गया, ये स्लाइडिंग वायर हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ हो सकती है या डॉट यानी बाहर की तरफ हो सकती है। बोलो बेटा, एक मिनट, हाँ सर, अरे बोलो ना भाई, हाँ सर ठीक है, डन। अब गुरुजी कहना क्या चाहते हो, अब कहना ये चाहते हैं कि अगर आप इस वायर को, कहीं यहाँ पे बैटरी दिख रही, नहीं सर कोई बैटरी नहीं दिख रही, कुछ नहीं, अगर आप इस वायर को टच नहीं करते हो तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। हाँ सही बात है। अब मैं इसको टच ही नहीं कर रहा, मैं इसको कोई वेलोसिटी नहीं दे रहा, मैं इसको टच नहीं कर रहा, तो भाई ये एज इट इज रहेगा कि नहीं रहेगा, हाँ सर रहेगा। लेकिन
क्या होगा यदि आपने इसको क्या कर दिया, ऐसे क्या कर दिया इसको, ऐसे कैरम बोर्ड के स्ट्राइकर को ऐसे मारते हैं यूं करके, यस सर, वैसे ही आपने इसको करके मार दिया तो आगे भागेगा। हाँ, तो अब अपने को देखना है कि अगर ये आगे भागेगा तो क्या होगा। इफ दिस वायर इज लेफ्ट अनटच्ड, अगर आप इसको अनटच्ड रहने दोगे तो कुछ भी नहीं होगा, ये जैसा है वैसे ही रहेगा, रुका हुआ रहेगा। लेकिन व्हाट इफ इसको मैंने एक वेलोसिटी इंपार्ट कर दी आगे की ओर, इसको एक वेलोसिटी इंपार्ट कर दी आगे की ओर, v0 मीटर पर सेकंड, स्लाइडिंग वायर को आगे मैंने यू करके फेंक दिया, कितनी स्पीड से गुरुजी, v0 मीटर पर सेकंड से। अब देखते हैं क्या होगा, अभी चलने लगेगा, हाँ चलने लगेगा, अभी चलेगा तो ये एक वायर है, ये एक वायर है, कंडक्टिंग वायर है, जिसके पास कुछ वेलोसिटी है, जिसकी कुछ लेंथ है, जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो मोशनल ईएमएफ, इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं होगा। यस सर, इसके एंड्स ए और बी के बीच में, इसके एंड्स ए और बी के बीच में क्या एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। हाँ सर हो जाएगी, बिल्कुल सर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये जो वायर है, ये जो वायर है, वेलोसिटी इधर हो गई, लेंथ इधर हो गई, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, लेंथ इधर, वेलोसिटी इधर, तीनों चीजें म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ईएमएफ कितना हो गया, बीवीएल। ईएमएफ कितना हो गया, ट्रिपल बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी, हेलो हेलो, ए बी सी, ए क्रॉस बी डॉट सी, ट्रिपल बॉक्स प्रोडक्ट। यदि इन दोनों में से कोई पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाए तो ईएमएफ जीरो हो जाता है, लेकिन यदि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाते हैं, इसका मतलब समझे दया क्या, कि ईएमएफ कितना आ जाता है, या ट्रिपल बॉक्स प्रोडक्ट कितना आ जाता है, एबीसी, तो ईएमएफ आ जाएगा बीवीएल। यस सर, तो जैसे आपने इसको फेंका तो हुआ क्या, ये कैसे बिहेव करने लग गया, ये कैसे बिहेव करने लग गया, ये एक बैटरी की तरह, यहां पे ए और बी के बीच में क्या आ जाएगा बेटा, एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। यस सर, एक क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। तो बेटा जैसे आपने इसको फेंका तो वी क्रॉस बी, देखे कौन सा एंड हायर पोटेंशियल पर, कौन सा एंड लोअर पोटेंशियल पर, वी क्रॉस बी, अंगूठा ऊपर, ए पॉइंट हायर पोटेंशियल की तरह बिहेव करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल सर करेगा। तो यहां पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, यहां पे इसको कॉपी कर लेता हूं और मैं इसको बोल देता हूं क्या, कि यहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाना है या नहीं हो जाना है। यस सर, ये हो गया ईएमएफ इंड्यूस हो गया। ठीक है, हाँ सर, इसके पास कुछ वेलोसिटी थी, अब ए हायर पोटेंशियल पर है तो हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ईएमएफ कितना हो गया, बीवीएल। और ये मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ सर ये मोशन कर रहा है। ईएमएफ कितना हो गया, बी, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी। यस सर, इसका वेलोसिटी, अब देखते हैं इसकी वेलोसिटी के बारे में, बी इंटू इसका वेलोसिटी इंटू इसका लेंथ। अब देखते हैं ईएमएफ इंड्यूस हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। हाँ गुरुजी ईएमएफ इंड्यूस होगा, जैसे ही आपने इसको फेंका मोशन में आया, फेंका मतलब जैसे ही आपने इसको आगे की तरफ पुश किया, कुछ वेलोसिटी दी, मोशन में आया, मोशनल ईएमएफ आ गया। कैसा ईएमएफ आ गया, कैसा ईएमएफ आ गया गुरुजी, मोशनल ईएमएफ। कैसा ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ आ गया। हाँ सर सही बात है। अब सुनो, अब मोशनल ईएमएफ आ गया, सर्किट कंप्लीट हो गया। गुरुजी कौन सा सर्किट, गुरुजी कौन सा सर्किट, गुरुजी ये वाला। अरे अक्ल के दुश्मन, ये कौन सा सर्किट कंप्लीट है बेटा, वो तो बेसिकली ये रेल की पटरियों की तरह काम कर रहा है, जिसपे वायर स्लाइड कर रहा है। सर्किट कंप्लीट तो इधर है, तेरा ध्यान किधर है, तेरा ध्यान किधर है, कंप्लीट सर्किट इधर है। हाँ सर बिल्कुल सर, तेरा ध्यान किधर है, कंप्लीट सर्किट इधर है। यस सर, सर्किट कंप्लीट हुआ। यस सर, सर्किट कंप्लीट हो गया तो करंट फ्लो करेगा। जी गुरुजी करंट फ्लो करेगा। मैं आप क्रोनोलॉजी समझिए, आप क्रोनोलॉजी समझिए। अभी आगे की तरफ मूव करेगा, सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यस सर, और किसी कंप्लीट सर्किट में करंट कहां से कहां फ्लो करता है गुरुजी, फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो ये आ जाएगा कुछ इस प्रकार से, कैसे, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, समझना, ए पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। तो करंट कहां जाएगा बताओ गुरुजी, पॉजिटिव अरे भाई एक मिनट, यस सर, फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, इस प्रकार से। तो यहां पे कुछ करंट आ गया। हाँ सर कुछ करंट आ गया। अरे पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव, अब इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। क्या ये एक कंडक्टिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर है, जिसमें करंट आई है। याद करो, मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाता हूं। कहां ले जाता हूं, फ्लैशबैक फ्लैशबैक फ्लैशबैक, पीछे वाले चैप्टर पे आगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे आगे। भूल जाओ सब, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, हे हो, बस यही एक बात ना भूली कि अगर एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर एक फोर्स लगता है। हाँ सर, मैग्नेटिक इफेक्ट और करंट में आपने पढ़ाया तो था, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में हो गया, ब्लैक एंड व्हाइट। फ्लैशबैक, यस सर, आपने पढ़ा था जब एमईसी चल रहा था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो आपने पढ़ाया था, हेडिंग डलवाई थी, कॉपी में देख लेना नोट्स में। क्या
कि जब एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस पर फोर्स लगता है बराबर आई एल क्रॉस बी। हाँ सर याद आ गया। और एल वेक्टर वही होता है जो आई वेक्टर का डायरेक्शन होता है। तो हम बेसिकली उस पर फोर्स के लिए तो एल क्रॉस बी देखते हैं, लेकिन आप तो आई क्रॉस बी का डायरेक्शन देख लो तो उस पर फोर्स लगता है। यस, तो बेसिकली ये ए बी क्या हो गया, करंट कैरिंग वायर हो गया विच इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या इस पे फोर्स लगेगा? क्या दिमाग की बत्ती जली? दिमाग की बत्ती जली? उत्तरी यार उत्तरी, इसमें क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा बिकॉज इट इज अ करंट कैरिंग वायर विच इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। लेंथ कितनी होगी? एल, करंट हो गया आई, तो फोर्स लगता है एफ बराबर आई एल क्रॉस बी। कितना फोर्स लगता है गुरुजी? गुरुजी फोर्स लगता है, गुरुजी इस पे फोर्स लगेगा बेटाओ भैया, गुरुजी फोर्स लगेगा आई एल क्रॉस बी। डन। यस सर। और गुरुजी आपने बताया था एल वेक्टर की दिशा क्या होती है? जो करंट की डायरेक्शन होती है। तो एल वेक्टर की जगह आप आई वेक्टर ले लो और फोर्स किसकी दिशा में हो जाएगा? एल क्रॉस बी यानी आई क्रॉस बी, क्योंकि लेंथ किस डायरेक्शन में? करंट के डायरेक्शन में। करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करेंगे आई से बी, आई से बी। यस सर। तो आई से बी, आई से बी, आई से बी, तो अंगूठा और लेफ्ट। अरे बाप रे, तो गुरुजी इस पे लेफ्ट में फोर्स लगने लग रहा है। यस, इस पे लेफ्ट में फोर्स लगने लग रहा है और यहाँ पे तीनों चीजें परपेंडिकुलर है, करंट लेंथ, है ना? मतलब करंट और लेंथ बोल रहा हूं। यहाँ पे एल क्रॉस बी यानी करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो कोई दिक्कत नहीं, साइन 91 हो गया। तो आईबीएल लिख देंगे। हाँ सर, आईबीएल से याद है, तो कहां लग रहा है? एल क्रॉस बी यानी आई क्रॉस बी का डायरेक्शन देखो, आई क्रॉस बी, अंगूठा है लेफ्ट में। अरे बाप रे, इसका मतलब हमने इसको ऐसे धक्का दे दिया आगे की तरफ कुछ वेलोसिटी से, तो ये चलने तो लगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो गया, चलते से ही मोशनल ईएमएफ इंड्यूस हो गया, करंट आ गया, करंट आ गया, करंट फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से इस पे एक पीछे फोर्स लग रहा है। क्या इस पे कोई आगे की तरफ फोर्स लग रहा है? नहीं। गुरुजी आपने इसको फेंका ना, फेंक दिया, जैसे ही मैंने इसको फेंक दिया, इस पे कोई फोर्स नहीं, मैंने कोई फोर्स नहीं, मैंने तो इसको वेलोसिटी इंपार्ट करी, मैंने तो इसको वेलोसिटी इंपार्ट करी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आगे की तरफ फोर्स, मैं तो टच ही नहीं कर रहा, इसको कोई टच नहीं कर रहा। तो बेटा इस पे आगे की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा, बस आपने क्या किया, जैसे अरे गेंद को जमीन पे लुढ़का देते हैं कि नहीं, फील दिलाता हूं, अभी तुम नाच उठोगे, झूम उठोगे, एकदम बोलोगे गुरुजी क्या एग्जाम्पल दिया है, फील आ गई। जैसे मान लो किसी गेंद को आपने जमीन पे लुढ़का दिया, तो आपने आगे की तरफ वेलोसिटी दी, हाँ सर, उसका क्या होगा? वो लुढ़कती जाएगी, लुढ़कती जाएगी। मान लो आगे कोई ऑब्स्टेकल नहीं जिससे वो टकराए, मत बोलना कि गुरुजी टकरा के रुक जाएगी, कुछ टकराने के लिए नहीं, एकदम खाली सड़क है और तुमने एक गेंद को क्या कर दिया, इसे लुढ़का दिया, आगे की तरफ वेलोसिटी दे दी, थोड़ी देर बाद क्या होगा? रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी आपने आगे की तरफ दी थी, लेकिन फ्रिक्शन, सड़क उस पे फ्रिक्शन, सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा, सड़क उस पे फ्रिक्शन कहां लगाएगी? पीछे। वेलोसिटी आगे, फ्रिक्शन पीछे, तो थोड़ी सी देर में रुक जाएगा। यस, बस इसके साथ भी ऐसे होने वाला है। आपने इसको आगे वेलोसिटी तो दे दी, अब यार जब मैंने बॉल को, गेंद को आगे फेंक दिया, मैं उस पर कोई फोर्स थोड़ी लगाया, उसको तो आगे मैंने वेलोसिटी दे दी, लेकिन उस पर सड़क फोर्स लगा रही, फ्रिक्शन फोर्स पीछे, वेलोसिटी आगे, फ्रिक्शन पीछे, वेलोसिटी आगे, फ्रिक्शन पीछे, तो ब्रेक लग गया एक तरीके से। अरे ब्रेक लग गए, वेलोसिटी आगे, फोर्स पीछे लग रहा है, फ्रिक्शन, धीरे धीरे वो गेंद रुक जाएगी। बस इस वायर के साथ भी यही, इसका भी यही हश्र होगा। आपने इसको वेलोसिटी दी आगे, लेकिन इसमें फोर्स लग रहा है पीछे। कौन सा फोर्स है? हम लगा रहे? नहीं, हम नहीं लगा रहे। जब एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ होता है और उस करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर फोर्स लगता है। तो ये रखा हुआ नहीं चल रहा है, तो क्या होगा? आई एल क्रॉस भी लग जाएगा, आई बी एल कहां लग जाएगा? पीछे। तो धीरे धीरे ये जो है स्लाइडिंग वायर विल स्लो डाउन, है ना? स्लोली ड्यू टू दिस फोर्स, या ग्रेजुअली लिख लो, ग्रेजुअली ड्यू टू दिस फोर्स द स्लाइडिंग वायर विल स्लो डाउन, है ना? उसकी फील आई, जैसे गेंद को आगे की तरफ वेलोसिटी दे दी, सड़क पे फेंक दिया, जमीन पे फेंक दिया, थोड़ी देर लुढ़का दिया, आई मीन टू से, है ना? तो थोड़ी सी देर में वो रुक जाता है। क्यों? आपने उसको आगे वेलोसिटी दी थी, लेकिन सड़क ने उस पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगा के उसको रोक दिया। वैसे आपने इसको आगे की तरफ वेलोसिटी दी, लेकिन ये आईबीएल फोर्स ने इसको पीछे की तरफ फोर्स लगा के इसको थोड़ी सी देर में रोक दिया। तो ग्रेजुअली द स्लाइडिंग वायर विल कम टू हॉल्ट, है ना? या यूं कह लो विल स्टॉप ड्यू टू दिस फोर्स, विल स्टॉप ड्यू टू दिस फोर्स, ड्यू टू दिस फोर्स। कौन सा फोर्स? ड्यू टू दिस आईबीएल फोर्स, ड्यू टू दिस आईबीएल फोर्स। अच्छा, स्टॉप होगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? गुरुजी घटती जाएगी वेलोसिटी। जैसे आप बोलो मैंने क्या किया, गेंद को आगे लुढ़का दिया, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? गुरुजी वेलोसिटी आगे, फ्रिक्शन पीछे, वेलोसिटी आगे, फ्रिक्शन पीछे, ब्रेक लग रहे हैं, वेलोसिटी, वो रुक गया, मतलब आपने कुछ वेलोसिटी दी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो रुका हुआ पाया, इसका मतलब उसकी धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ी या घटी? घट गई, वेलोसिटी डिक्रीजेस, है ना? वेलोसिटी डिक्रीजेस। तो यहां पे लिख देता हूं इट्स स्पीड या वेलोसिटी, इट्स स्पीड विल डिक्रीज, इट्स स्पीड विल
डिक्रीज ग्रेजुअली, विल डिक्रीज ग्रेजुअली विद टाइम, है ना, ग्रेजुअली विद टाइम। हां, जब तक आप इस पे खुद से, इस वायर को पकड़ के इसको खुद से आगे की तरफ नहीं खींचते हो, आपने कोई फोर्स नहीं लगाया इसमें, आपने तो बस इसको वेलोसिटी दे दी, तो आईबीएल की वजह से स्लो डाउन हो जाएगा और ये रुक जाएगा इवेंचुअली, ग्रेजुअली। हाँ, और वो अलग बात है कि आप इसको खींच के लेके जा रहे हो, आप इसको खींच के लेके जा रहे हो, आप इसको खींच के लेके जा रहे हो, तो वो अलग बात है, तो क्यों रुकेगा। जैसे मान लीजिए आपने गेंद को फेंका, और जैसे आपने गेंद को फेंका, आपने उस पर धागा कनेक्ट कर रखा, आपने उसको फेंका और आप धागे से उसको खींचते खींचते आगे ले जाओ, तो थोड़ी रुकेगा, फिर थोड़ी रुकेगा। सही बात है। फील आई कि नहीं आई, देख लो इसको बोलते एकदम फील के साथ फिजिक्स को पढ़ना। बताओ, अरे बताओ मुझे, मजा आया कि नहीं आया। हाँ सर। गुरुजी बताओ कि इसमें सवाल कैसे आते हैं। अरे ठंड रख, सब बताएंगे। तो फील करो, अगर आपने इसको वेलोसिटी वी नॉट दे दी तो धीरे धीरे, अच्छा जैसे आपने इसको वेलोसिटी दी, तुरंत इसमें मोशनल ईएमएफ आ गया, कितना, BVL, मोशनल ईएमएफ आ गया, करंट फ्लो करने लगेगा, यस सर, है ना, करंट फ्लो करने लगेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक पीछे की तरफ फोर्स लगेगा। करंट बता सकते हो कितना है? हाँ सर, करंट बता सकते हैं, E/R यानी BVL/R। लेकिन धीरे धीरे, सर आप तो कह रहे हो कि वेलोसिटी घटेगी, यस, तो वेलोसिटी घटेगी तो इमोशनल ईएमएफ भी धीरे धीरे फिक्स थोड़ी रहेगा। ये कौन सी वेलोसिटी होती है? मोशनल ईएमएफ में, BVL में कौन सी वेलोसिटी होती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी। ये वेलोसिटी कम होती जा रही है तो ईएमएफ भी कम होता जाएगा, ईएमएफ कम होता जाएगा तो करंट भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन ये ग्रेजुअली क्या होगा बेटा, ये करंट कम होता जाएगा तो बेटा फोर्स भी कम होता जाएगा, लेकिन पीछे की तरफ फोर्स तो लग रहा है ना। यस सर, पीछे की तरफ फोर्स तो लग रहा है, भले कम होता जा रहा हो फोर्स, तो अल्टीमेटली वेलोसिटी आगे, फोर्स पीछे लग रहा है, भले वो फोर्स कम होता जाए तो धीरे धीरे आके रुक जाएगी। बोलो यस सर, डन हो गया? हाँ सर, डन हो गया। अब एक बेसिक सा सवाल मेरे प्यारे बच्चे यहां पे सॉल्व करेंगे, इसको पढ़ें और सॉल्व करें, बिल्कुल आप कर लोगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है बेटा। क्या लिखा हुआ है देखो, अ कंडक्टिंग रॉड AB, ये न्यूमेरिकल नहीं है, आराम से बिना कलम चलाए बता दोगे, मुझे पता है आप बता दोगे। अ कंडक्टिंग रॉड AB ऑफ लेंथ L इज प्रोजेक्टेड ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्रेम। फ्रिक्शनलेस फ्रेम मतलब फ्रिक्शन नहीं, कोई फोर्स फ्रिक्शन का नहीं लगेगा पीछे, लेकिन IBL तो लगेगा। ठीक है, चलो ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्रेम PSRQ, ये वाला फ्रेम PSRQ, इसके ऊपर स्लाइडिंग वायर को आपने फेंक दिया विद वेलोसिटी V0 इज प्रोजेक्टेड मतलब कि आपने इसको आगे धक्का लगा दिया, कितनी वेलोसिटी से? V0 एट एनी इंस्टेंट। द वेलोसिटी, कह रहा दी वेलोसिटी ऑफ द रॉड आफ्टर टाइम T, कुछ समय बाद T समय बाद कृपया करके इस रॉड की वेलोसिटी बताइए। हो गया? यस सर। क्या है आंसर? अरे हमें पता है, बच्चा जानता है, इसको आगे फेंकोगे धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगा, तो थोड़ी देर बाद जो इसकी वेलोसिटी होगी वो V0 से तो कम ही होगी ना। स्लो डाउन होने का मतलब है कि थोड़ी देर बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी से कम होगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो द वेलोसिटी आफ्टर ऑफ द रॉड आफ्टर टाइम T इज V इक्वल्स टू V0, बराबर थोड़ी रहेगी। ये कह रहा है ज्यादा हो जाएगी V0 से, इसका मतलब तो बढ़ गई, नहीं गलत है, थर्ड ऑप्शन सही है ना। स्लो डाउन हो जाएगा, इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी होगी किसी टाइम T पर, वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी से कम होगी। जैसे मान लो 100 मीटर पर सेकेंड, 90, फिर 70, फिर 50, फिर 40, 30, 10, इस तरीके से कम होती जाएगी। ठीक है, स्लो डाउन होती जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब फॉर योर इंफॉर्मेशन, नीट का सन की बुड्ढा कभी ये नहीं पूछेगा, पर तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए की पॉइंट लेके आया है ना, जिसमें T टाइम बाद कितनी वेलोसिटी होगी ये भी निकाला जा सकता है उस फॉर्मूले से। आपकी श्रद्धा है, आपकी भक्ति है, अगर आप इस फॉर्मूले को याद करना चाहते हो, बताता हूं क्या है ये, तो आप याद करें, अन्यथा आप इसको छोड़ सकते हैं। नीट का सन की बुड्ढा चांस नहीं, आज तक नहीं इस पे सवाल पूछा उसने कि भाई T टाइम बाद वेलोसिटी, ये पूछ सकता है डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन ये नहीं पूछेगा कितनी हो जाएगी। लेकिन फिर भी तुम्हारे भाई ने यहाँ पे की पॉइंट बना के तैयार कर रखा है कि भाई ये हो गया फ्रेम, यहां पे क्या हो गया, R ओम हो गया, रेजिस्टेंस, यस सर, ये वायर हो गया, इस वायर का लेंथ L, इस वायर का मास M है, मास पर भी डिपेंड करेगा। मैं नहीं कह रहा कि वेलोसिटी नहीं पूछेगा कि बढ़ जाएगी कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी एग्जैक्टली, वेलोसिटी एट टाइम T, मान लीजिए आपने इसको 0 सेकंड पे, T बराबर 0 सेकंड पे आपने इसको फेंका, कितनी वेलोसिटी से? V0 वेलोसिटी से। इस स्लाइडिंग वायर का जो मास है वो कितना है? स्मॉल m, है ना, और रेजिस्टेंस कितना? इस स्लाइडिंग वायर का भी रेजिस्टेंस देखा R ओम। अगर आपको इसका रेजिस्टेंस देखा है R ओम, तो T टाइम बाद वेलोसिटी हो जाएगी V बराबर V0, E की पावर, ये एक्सपोनेंशियल वाला है, E की पावर माइनस
बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय मास एम आर प्लस आर। गुरुजी क्या होगा यदि हमको यहां पे इसकी रेजिस्टेंस नहीं दे रखी होगी, सिर्फ ये एक रेजिस्टेंस तो दे रखी होगी। सर्किट की रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी सर्किट की रेजिस्टेंस टोटल सीरीज में आर प्लस आर। अगर ये ना दे रखा हो स्मॉल आर तो यहां से स्मॉल आर गायब कर देना, सिंपल एज दैट, है ना। अगर ये स्मॉल आर ना दे रखा हो तो यहां से स्मॉल आर गायब कर देना, एज सिंपल एज दैट, है ना। ठीक है सर, तो ये फॉर्मूला अगर आप याद रखना चाहते हैं v इक्वल्स टू वी नॉट e की बार माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी बाय एम आर प्लस आर तो याद रखें, अन्यथा आप इग्नोर कर सकते हैं। मैंने तो मेरा कर्तव्य निभा दिया, ये बता के कि टी टाइम बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये बता दिया मैंने, ठीक है। यस सर, अब मेरे प्यारे बच्चे एक सवाल सॉल्व करेंगे अभी के अभी, यस राइट नाउ। देखने में आपको ऐसा लगेगा बाप रे इसमें कैपेसिटर कैसे ऐड कर दिए। कैपेसिटर तो 1947 में पढ़ा था, जब भारत नया नया आजाद हुआ था तब पढ़ा था कैपेसिटर। ये कैपेसिटर यहां क्या कर रहा है, अबे कर लेगा, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। जल्दी कर लेगा बेटा, कर लेगा फटाफट से। यस, क्या कह रहा है, अ कंडक्टिंग रॉड PQ ऑफ लेंथ L 1 मीटर। देख मैं साइड में हट गया, स्क्रीन को पॉज कर, सॉल्व कर ले, मैं आ जाऊं। यस सर, क्या कह रहा है, कंडक्टिंग रॉड है PQ, लेंथ कितना है 1 मीटर है, ठीक है। लेंथ कितना है बेटा इसका 1 मीटर, इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड 2 मीटर पर सेकंड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 4 टेस्ला इनटू द पेपर, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 10 माइक्रोफेराड इज कनेक्टेड। घबराना नहीं है, सबसे पहली बात आप लोगों ने घबराना नहीं है, ठीक है। यहां पे कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेराड का, कह रहा है देन, है ना, ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। क्या कह रहा है, ये जो वायर है ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। अब गुरुजी यूनिफॉर्म स्पीड से कैसे चल रहा है, स्पीड तो घटनी चाहिए। अरे मुझे क्या हो सकता है, कोई इसको पकड़ के खींच रहा हो सकता है कोई इस स्लाइडिंग वायर को पकड़ के खींच रहा हो कांस्टेंट स्पीड से, मुझे क्या, मुझे सवाल सॉल्व करने से मतलब है। मुझे एक चीज पता पड़ गई कि अगर यार ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, यहां पे कॉपी करके इसका सॉल्यूशन लिख लेता हूं, मैंने कहा अगर ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो इमोशनल बोल दिया, तो मोशनल ईएमएफ कितना हो जाएगा, गुरुजी V क्रॉस बी, देखो ना कौन से पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, V क्रॉस बी, P का ज्यादा होगा, और यहां पे आ गया आपके पास V क्रॉस बी डॉट एल, तो आप एक बैटरी बन गई कि नहीं बन गई। यस सर, प्लस माइनस, हाँ सर, और इसका ईएमएफ कितना हो गया गुरुजी E, और ईएमएफ कितना हो गया BVL, कितना हो गया, B कितना हो गया 4, वेलोसिटी कितना हो गया 2, लेंथ कितना हो गया 1, तो हो गया 8 वोल्ट, कितना हो गया 8 वोल्ट हो गया, कितना हो गया 8 वोल्ट। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया। हाँ सर, आपने बेसिकली इस वायर को हटा के बैटरी लगा दी, V क्रॉस बी, P का पोटेंशियल ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे एक सर्किट बन गया। क्या बन गया बच्चों, गुरुजी सर्किट बन गया, ये हो गया कैपेसिटर, ये हो गया बैटरी, ये हो गई बैटरी, ठीक है। हाँ सर, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ईएमएफ कितना हो गया 8 वोल्ट का हो गया, कैपेसिटेंस कितना हो गया इसका 10 माइक्रोफेराड। अब मुझे एक बात बता, कॉमन सेंस, एक मिनट, ये कैपेसिटेंस ठीक से बना देता हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं, ये कैपेसिटेंस हो गया 10 माइक्रोफेराड। कॉमन सेंस, प्लस के साथ कनेक्टेड है तो ऊपर वाली प्लेट कौन सी है, ऊपर वाली प्लेट है A, नीचे वाली प्लेट है B। कॉमन सेंस, पॉजिटिव के साथ A कनेक्टेड है तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, नेगेटिवली के साथ B कनेक्टेड है तो B हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज। और चार्ज कितना आएगा गुरुजी, Q बराबर CV, हमने पढ़ा था, हाँ सर, अच्छा इसने उसको मिला दिया यहाँ पे, कितना इजी सवाल है। Q बराबर CV, कैपेसिटेंस कितना हो गया 10 माइक्रोफेराड इनटू पोटेंशियल कितना हो गया 8 वोल्ट, तो कितना आ गया, माइक्रो आएगा ना, 80 माइक्रोकूलम, प्लस इस पे प्लस 80 माइक्रोकूलम, माइनस इस पे माइनस 80 माइक्रोकूलम। QA प्लस 80 माइक्रोकूलम, QB माइनस 80 माइक्रोकूलम, पहला ऑप्शन ही सही है, बाकी फिर बकवास कर रहा है, इधर उधर की बात कर रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं है, फील आई कि नहीं है, मजा आया तो मुझे बताना है इस सवाल में। हाँ सर, कि कैसे ये मोशनल ईएमएफ मैग्नेटिज्म को कैपेसिटर से मिला सकता है, नीट का सन की बुड्ढा, और क्या ही कर सकता है। समझ में आई कि नहीं आई। हाँ सर, ये देख लो सॉल्यूशन कि भाई ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, बैटरी की तरह काम करेगा, बैटरी को कैपेसिटर से जोड़ दिया तो बेसिकली कैपेसिटर पे चार्ज पूछ रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव प्लेट, Q बराबर CV लगा दिया, आंसर आ गया 80 माइक्रोकूलम, प्लस और माइनस, डन। एक सवाल बहुत ही बढ़िया, देख के डरना नहीं है, होमवर्क पे चैलेंज की तरह लेंगे इसको, आराम से हो जाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है, लेकिन किस रूप में आपको पेश किया ये सवाल, चैलेंज है, हिम्मत आएगा जी गुरुजी, बिल्कुल सर, ऐसा कैसा चैलेंज है जो हम इसको सॉल्व ना कर सके, और क्या है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है, लेकिन भेष बदल के आया, बहरूपिया भेष बदल के आया है। किस भेष में आया है, मोशनल ईएमएफ के रूप में करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल आया है। बोलो, तो मोशनल ईएमएफ में करंट इलेक्ट्रिसिटी का तड़का अंग अंग फड़का, होमवर्क में करना इसको, ठीक है सर।
करंट थ्रू क्या पूछा गया, यहां पे आपको ये इस तरीके का फ्रेम दे रखा है, ये दे रखा है 4 ओम, ये दे रखा है 2 ओम, और ये स्लाइडिंग वायर ऐसे मूव कर रहा है कांस्टेंट। जब भी कुछ ना बोले तो कांस्टेंट वेलोसिटी मान लेना। 0.25 मीटर की लेंथ है, 4 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। बोल रहा है करंट थ्रू द स्लाइडिंग वायर, करंट थ्रू इस स्लाइडिंग वायर से आपको करंट फाइंड आउट करना है। कर लोगे, चैलेंज है, आराम से हो जाएगा। चले आगे जी सर, आगे चलते हैं। बस अब एक दो तरीके के सवाल और इसमें बचे हैं, फिर इसको खत्म करते हैं, इसका निपटारा करते हैं आराम से। अब ये जो सवाल है ये एक स्टैंडर्ड सवाल है, पूरे पूरे चांस है पेपर में पूछे जाने के, तो मैं यहां पे लिख देता हूं स्टैंडर्ड सवाल। गुरुजी स्टैंडर्ड सवाल का मतलब, स्टैंडर्ड का सवाल का मतलब है जो डायरेक्ट उठ के आ जाएगा, मुंह उठा के आ जाएगा सवाल, स्टैंडर्ड सवाल, ठीक है क्या? ओके सर। और मोस्ट प्रोबेबल, पूरे पूरे चांसेस स्टैंडर्ड सवाल, और हो तो हम इसका रिजल्ट भी याद कर ले, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्या है, अरे डायग्राम तो वही गुरुजी, डायग्राम में तो स्टैंडर्ड सवाल, डायग्राम में तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। हाँ यहां पे, ताकि आप इसको सीरियसली लें, तो यहां पे थोड़े से सितारे बना दिए अपन ने। डायग्राम वही है, डायग्राम वही है, लेंथ एल है, आर हो गया इसका रेजिस्टेंस, स्लाइडिंग वायर है, ठीक है? कितनी वेलोसिटी से आपने इसको फेंक दिया, कितनी वेलोसिटी से आपने इसको फेंक दिया, प्रोजेक्टेड मतलब कितनी वेलोसिटी से फेंक दिया आपने इसको, v0 मीटर पर सेकंड। तीन चीजें यहां पे निकालनी, क्या क्या, लेट्स सी क्या क्या है वो तीन चीजें। कह रहा है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सर्किट एट दिस इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पर, यस जी हाँ इस इंस्टेंट पर, जब इसकी वेलोसिटी v0 है तो इस सर्किट में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, पहला ओके बता देंगे। दूसरा, एक्सटर्नल फोर्स नीडेड टू बी अप्लाइड सो दैट द वायर मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कह रहा है कि इस वायर को मैं अगर चाहता हूं कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराऊं, तो मैं इस पे कितना फोर्स लगाऊं, इस पे कितना फोर्स लगाऊं आगे की तरफ, ये कह रहा है, ठीक है? तीसरा, पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स, जो फोर्स मैं लगा रहा हूं उस फोर्स के द्वारा डिलीवर की गई पावर। कोशिश कर सकते हैं, मैं एक बात जरूर बता सकता हूं कि भले थर्ड आपसे ना हो, फर्स्ट और सेकंड तो आराम से हो जाएगा। मैं साइड हट रहा हूं और मेरे प्यारे बच्चे इसको सॉल्व करेंगे और मुझे इसका आंसर बताएंगे। वाह, एटलीस्ट पहला तो होना चाहिए। ये सर, चलो भाई, अब यहां पे मैंने इसको कॉपी करके ना इसका सॉल्यूशन यहां पे लिखना है। क्या क्या चीजें पूछी, पहला ईएमएफ एट दिस इंस्टेंट, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है। किस इंस्टेंट पर, जब आपने इसको थ्रो किया है, प्रोजेक्ट किया है, कितनी स्पीड से, v0 मीटर पर सेकेंड। पहला सवाल डन। ईएमएफ इंड्यूस कितना हो जाएगा इस इंस्टेंट पर, बीवीएल होता है कि नहीं होता? अरे क्या होता है ईएमएफ इंड्यूस, बीवीएल। क्या कह रहा है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सर्किट एट दिस इंस्टेंट, ओके। तो बीवीएल मैग्नेटिक फील्ड हो गया, बी वेलोसिटी कितना हो गया इस इंस्टेंट पर, v0 लेंथ कितना हो गया, आंसर इतना इजी तो और क्या, आसान है ना? यस सर, कितना हो गया, बी v0 l, ठीक है? अब फील करते हैं अगले पार्ट को। कह रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स, इस पे कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं, इस पे कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं कि यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। तो क्यों लगाना है, समझना। वो जो गेंद थी, गेंद को फेंका था रफ सरफेस पे, उसको आगे एक वेलोसिटी दी थी, फ्रिक्शन पीछे, वेलोसिटी आगे फ्रिक्शन पीछे, धीरे धीरे रुक रही थी। अगर मैंने उसको एक वेलोसिटी, कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी v0 से फेंक दिया, जितना फ्रिक्शन जमीन पीछे लगा रही है उतना ही फोर्स मैं उस पर आगे लगा दूं। जमीन जो फ्रिक्शन पीछे लगा रही है उस गेंद पे, उतना ही फ्रिक्शन में उस पर आगे लगा दूं, तो दोनों फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे। और जब बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लगता तो बॉडी की कोई एक्सेलरेशन नहीं होती, तो बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होती, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता रहता है। इसी को तो यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। यस, जैसे मान लो मेरे पे एक फोर्स लग रहा है पीछे और मैं किसी वेलोसिटी से चलना शुरू किया, मेरे पे एक फोर्स लग रहा है पीछे, अगर आगे भी वही फोर्स लग जाए तो पीछे का फोर्स बराबर आगे का फोर्स। जैसे लोहा लोहे को काटता है, जैसा लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही फोर्स भी तो फोर्स को मारेगा कि नहीं मारेगा? यस सर। तो ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट अगर कैंसिल आउट हो जाए, नेट फोर्स जीरो हो जाए, एफ बराबर एम में होता है, फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आगे भी काम आएगा, टर्मिनल वेलोसिटी वाला सवाल करवाऊंगा। जब फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी जीरो नहीं, एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी में चेंज जीरो, यानी वेलोसिटी जितनी उतनी रहेगी। और आपको क्या बोला जा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नीडेड टू बी अप्लाइड सो दैट वायर, ये वायर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वायर, सो दैट वायर मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब मैंने बोला कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट वेलोसिटी का, वेलोसिटी कांस्टेंट चाहिए। यस सर, इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना हो गया, जीरो होना चाहिए। वेलोसिटी कैसी चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, यानी एक्सेलरेशन कितनी हो गई, जीरो, यानी नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो। नेट फोर्स जीरो कब होगा, नेट फोर्स, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, नेट फोर्स जीरो कब होगा, जब वो आईबीएल वाला फोर्स जो पीछे लग रहा है उसी के बराबर मैं आगे एक फोर्स लगा दूं, तो दोनों फोर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। सबसे पहले मैंने बोला नाउ करंट, करंट कितना होता है, ई बाय आर। तो
करंट कितना हो गया इस इंस्टेंट पर? इस इंस्टेंट पर करंट हो गया ई बाय आर, यानी बी वी नॉट एल बाय आर। अरे वी बराबर आई आर, आई बराबर वी बाय आर, तो ई बाय आर कितना हो गया? बी वी नॉट एल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस हो गया। करंट आ गया, ये आ गया करंट। यस सर गुरुजी आ गया करंट। करंट कितना आ गया गुरुजी? बी वी नॉट एल बाई आर। अब इस पे फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में सीखा था कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड बी विल बी आई एल क्रॉस बी। यस सर, और यहां पे फिलहाल लेंथ यानी करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 है, तो कितना हो जाएगा? आई बी एल। कहां लगेगा? पीछे। आई एल क्रॉस बी, एल का डायरेक्शन वही लेना जो करंट का डायरेक्शन है, तो आई क्रॉस बी, फोर्स लगेगा पीछे। फोर्स कहां लगेगा? फोर्स कहां लगेगा? पीछे। कितना फोर्स लग गया गुरुजी? कितना फोर्स लग गया? फोर्स हो गया आई बी एल। तो फोर्स आ गया आई बी एल। आई कितना आ गया? आई कितना है? बी वी नॉट एल, बी वी नॉट एल बाई आर। ये हो गया करंट इंटू बी इंटू एल। कितना आया फोर्स? ये आ गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट बाय रेजिस्टेंस। कितना आ गया? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट बाय। ये फोर्स लग रहा है पीछे। कॉमन सेंस, जितना फोर्स पीछे लग रहा है उतना ही फोर्स आगे लगा दूं। जैसा लोहा लोहे को काटता है वैसे ही फोर्स फोर्स को काटेगा। यस सर, तो जितना फोर्स पीछे लग रहा है उतना ही फोर्स आगे भी अगर लगा दूंगा तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सहपाठियों, मेरे शहजादों, मेरे छोटे भाई बहनों, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अगर इस फोर्स के बराबर हो जाए तो फोर्स फोर्स कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा। यस सर, तो सेकंड का सॉल्यूशन, सो फोर्स एक्सटर्नल, फोर्स एक्सटर्नल कितना हो गया बच्चों? फोर्स एक्सटर्नल कितना हो गया? इस फोर्स के बराबर हो गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट बाई आर। क्यों? क्योंकि लोहा लोहे को काटता है, फोर्स फोर्स को काटेगा और फोर्स फोर्स को काट लेगा। नेट फोर्स कितना हो गया? जितना फोर्स आगे उतना फोर्स पीछे। नेट फोर्स जीरो, एक्सिलरेशन जीरो, तो वेलोसिटी कांस्टेंट। ओ पापा जी, ओ पापा जी, यस और नो? ओ गुरु ठोको ताली ठोको। सही है, सेकंड भी हो गया सॉल्व। यस सर, तो यार सेकंड भी हो गया सॉल्व। एक्सटर्नल फोर्स नीडेड टू बी अप्लाइड सो दैट द वायर मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या बोलती पब्लिक? नागपुर की पब्लिक बोले तो तकलीफ, अमूल माचो पहन के नाचो। हाँ मेरी जान छपरी, इधर देख। थर्ड ऑप्शन मतलब थर्ड पार्ट है ना, सेकंड भी हो गया, थर्ड पार्ट, पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स। पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स। अब इसके लिए हमको 11th का कंसेप्ट, 11th का एक फॉर्मूला देखना पड़ेगा, और तो क्या है ना, पावर का फॉर्मूला होता है बेटा, पावर इंस्टेंटेनियस, पावर इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस पावर का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? बहुत ध्यान से सुनना, इंस्टेंटेनियस, है ना। ये 11th का कंसेप्ट है, 11th का कंसेप्ट है वर्क पर एनर्जी का। तुम्हारा भाई तुमको समय समय पे चीजें रिवाइज करवाता रहता है 11th की। पावर इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला होता है एफ डॉट वी, एफ डॉट वी। हाँ गुरुजी, डॉट प्रोडक्ट तो हमें समझ में आता है, तो पहले तो इसको हाईलाइट कर लेते अपन। इंस्टेंटेनियस पावर कितना हो गया? एफ डॉट वी। अब डॉट वी का मतलब हो गया फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस थीटा, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? बी स्क्वायर एल स्क्वायर, कहां गया? बी स्क्वायर, फोर्स हो गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट बाय आर। यस सर, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट बाय आर। यस सर, वेलोसिटी कितना हो गया? वी नॉट, और कॉस थीटा कितना हो गया? फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना है? गुरुजी फोर्स जो आपने लगाया वो भी आगे, वेलोसिटी भी आगे, तो फोर्स और वेलोसिटी आपस में क्या है? पैरेलल है, तो थीटा कितना है? 0 है। यस सर, तो थीटा कितना है यहाँ पे? 0 डिग्री है। और कॉस 0 कितना होता है? अबे कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है ना, तो दिक्कत ही कोनी, दिक्कत कोनी। थीटा को 0 रख दिया तो कॉस 0 कितना हो गया? 1 हो गया। यस सर, कॉस 0 कितना हो गया? 1। 0 क्यों हुआ? मतलब थीटा 0 क्यों? क्योंकि फोर्स जो आप लगा रहे हो आगे, वेलोसिटी भी आगे, दोनों पैरेलल है। यस सर, तो कितना आंसर आ गया? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर बाई आर। देखो वो आ गया, कितना आंसर आ गया? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट बाई आर। अब तू देख ले यार बेटा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर तू चाहे तो इसका रिजल्ट याद रख सकता है, लेकिन पेपर में अगर पूछेगा रिजल्ट याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहेगा तो निकालना पड़ेगा। फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स लग रहा है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट बाय आर, और पावर कितना हो गया? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट बाय आर को बी से मल्टीप्लाई कर दी तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर बाय आर। यस सर, इसको देख लो यार बेटा सॉल्यूशन को। चलें फिर आगे अपन। जी सर, बिल्कुल सर, आगे चलते, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वाह वाह। ये रहा इसका सॉल्यूशन। देख लो बेटा, सही है, सही है। पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स। सर कौन सा फोर्स? भाई उसने नहीं बोला तो मैं तो एक्सटर्नल फोर्स ही मानूंगा। कौन सा फोर्स मानूंगा? एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, हाँ सर, देख लो फटाफट से। चलें फिर आगे। मजा आया तो बताना जरूर से कि गुरुजी मजा आ गया,
छा गया गुरु, छा गया, है ना। अब देख ये सवाल होमवर्क में, गुरुजी आज तो होमवर्क के आपने लड़ी लगा दी, जड़ी लगा दी, सवाल ही सवाल, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, अ फ्रेम सीडी, ये होमवर्क में, मैग्नेटिक फील्ड बी इज प्रेजेंट, अ रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 1 टेस्ला, द पावर स्पेंट इन द प्रोसेसेस, पावर स्पेंट इन द प्रोसेसेस क्या, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। ये ले फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। अब भी बोला मैंने, याद रख लेना, याद अगर रख सके तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, गुड हो जाएगा जी, वेरी गुड हो जाएगा जी। अगर आप इसको याद रख लोगे तो गुड ही नहीं, मैं तो कह रहा हूं आप इसको याद रख लोगे तो वेरी गुड हो जाएगा जी। ठीक है, पावर और ये फोर्स भी याद रख लिया तो बहुत ही बढ़िया, गुड नहीं वेरी गुड हो जाएगा जी। ठीक है, ओके सर। देखो उसी पे आ गया पावर। ऐसा कभी भी सवाल नीट का सन की बुड्ढा आपकी ओर फेंक के मार सकता है किसी भी साल। ठीक है, यस सर, भाई ने तो फॉर्मूला ही लिख दिया, याद रहना चाहिए आपको। चलो भाई, अब लास्ट सवाल इस पे, लास्ट सवाल मतलब स्लाइडिंग वायर पे लास्ट सवाल, सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा, ऐसा कोई भी सवाल नहीं छोड़ूंगा जो नीट का सन की बुड्ढा पूछेगा और तुम नहीं बता पाओगे। तुम्हें कोई सवाल ना साला नीट में नया नहीं लगेगा, तुम बोलोगे अरे यार ये तो मास्टर ने हमारे करवाया क्लास में। सही है, यस सर। तो अब यार बेटाओ बियाओ, ये सवाल एक बार पढ़ो, ये सवाल आप सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि यार ये 11th का कंसेप्ट है, तो मैं आपको ये बताऊंगा, 11th का कंसेप्ट समझाऊंगा, मिलके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ ना क्या करो बेटा, इस सवाल को पढ़ लो, इस सवाल को पढ़ लो। ठीक है, देख लो जल्दी से, पढ़ो तो सही पूरा। हाँ बेटा देखो, अब सुनो, सवाल तो पढ़ लिया तुमने। हो क्या रहा है यहाँ पे कि इस तरीके से जो फ्रेम था ना हमारे पास, ऐसे रखा हुआ था, ऐसे, कैसे कैसे कैसे, हाँ मतलब ऐसे रखा हुआ था हॉरिजॉन्टली, अब हमने इसको ऐसे रख दिया वर्टिकली। अभी तो इसमें ग्रेविटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, है ना, ग्रेविटी का कोई मतलब नहीं था, लेकिन अब आपने इसको वर्टिकली रख दिया, ऐसे रख दिया, ऐसे ऐसे रख दिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि यार ये जो रॉड है इसका मास m दे रखा है, इसको धरती नीचे बुलाएगी, इसको धरती नीचे बुलाएगी, mg फोर्स लगेगा क्योंकि आपने वर्टिकल रख दिया। आप इसको छोड़ोगे तो इस पे कहां फोर्स लगेगा, नीचे। ये मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, फ्री बॉडी डायग्राम। यस सर, कि कोई भी बॉडी हो जिसका मास m हो, उस पे एक फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, कहां की ओर, नीचे की ओर, डाउनवर्ड डायरेक्शन mg। यस सर, तो कह रहा है कि अगर आपने इसको रेस्ट से छोड़ दिया, रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l, है ना, लेंथ l इज इन कॉन्टैक्ट विद वर्टिकल रेल्स, ये रेल्स है, इसको रेल्स बोलते हैं ना फ्रेम को, कनेक्टेड विद रेजिस्टेंस r ऑन द अदर एंड, देयर इज अ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड b नॉट, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड b नॉट परपेंडिकुलर टू द रॉड, रॉड के पर, ये रॉड है ना, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। यस सर, फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द रॉड व्हाइल फॉलिंग डाउन। अब सुन लो मेरी बात, इसको मैं कर रहा हूं कॉपी और इसका लिखूंगा यहां पे सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। अब सुनो, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। जी हाँ, टर्मिनल वेलोसिटी होती है कांस्टेंट वेलोसिटी। जैसे होता क्या है, जैसे बादल से डिटैच होके बारिश की बूंदें निकलती हैं, जब बादल से बारिश की बूंदें निकलती हैं तो उनकी रफ्तार नीचे की तरफ बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती, लेकिन एयर उन पे एक विस्कस फोर्स लगाता है, ड्रैग फोर्स लगाता है, एयर ड्रैग, फ्रिक्शन फोर्स, कहां की तरफ, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। मोशन बूंदों का हो रहा है नीचे, विस्कस फोर्स लग रहा है ऊपर, जितनी तेज चलेंगी उतना ही विस्कस फोर्स लगेगा उस पर। समझ में आ पा रही क्या बात? यस सर। तो एक समय के बाद जो बारिश की बूंदें होती ना, जब जमीन से टकराती है, हमसे टकराती है, उनकी वेलोसिटी फिक्स हो गई होती है ना, इंस्टेड ऑफ इंक्रीज इन दी वेलोसिटी। क्योंकि यार कोई भी चीज अगर गिर रही है, जैसे मान लो मैं इस पेन को छोड़ दूं, इस पेन को छोड़ दूं, तो यार लो सच में ही छूट गया, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को आप छोड़ते हो तो ग्रेविटी की वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती है सर। लेकिन जैसे बारिश की बूंदे है ना, बारिश की बूंदें जब गिरती है तो थोड़ी देर बाद उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, भले ग्रेविटी के इफेक्ट में गिरी, लेकिन थोड़ी देर बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि उस पे लगने वाला नेट नीचे वाला फोर्स और ऊपर वाला फोर्स कैंसिल हो जाता है। जैसा लोहे को काटता है, वैसे फोर्स को काटता है और नेट फोर्स जीरो हो जाता है। और जब नेट फोर्स जीरो हो जाता है किसी ऑब्जेक्ट पर, एफ नेट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो जो वेलोसिटी मिलती है, तो जो वेलोसिटी हासिल होती है उसे टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। समझ में आ पा रही है क्या बात? ठीक है सर, है ना। तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए नेट फोर्स जीरो करना पड़ेगा। नेट फोर्स जीरो करने के लिए, है ना, टर्मिनल वेलोसिटी को आप एक बोल सकते हैं, ऐसे बोल दो, कांस्टेंट वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी को बोल सकते हो कांस्टेंट वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, है ना, टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, तो एक्सीलरेशन कितनी होगी प्यारे बच्चों? गुरुजी एक्सीलरेशन हो गई, जीरो हो गई। एक्सीलरेशन कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब
एक्सिलरेशन जीरो, यानी एक्सिलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो एक्सिलरेशन जीरो हो गई और नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो हो गया। नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो हो गया। यस सर। तो बेसिकली टर्मिनल वेलोसिटी निकालने के लिए हमने क्या करना है? बॉडी पे नेट फोर्स जीरो कर देना। मैंने मान लिया कि मान लो टर्मिनल थोड़ी देर बाद जब आपने इसको छोड़ा तो शुरुआत में तो इसकी स्पीड नीचे की ओर बढ़ेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगेगा, जिसको हम बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। तो मान लो ये नीचे की ओर इसके पास टर्मिनल वेलोसिटी होगी वीटी, नीचे की ओर इसके पास होगी टर्मिनल वेलोसिटी वीटी। तो अब इस पे कितने फोर्स लगेंगे? दो फोर्स लगेंगे। कौन सा? ये नीचे की ओर जा रहा है मोशनल ईएमएफ V क्रॉस B, तो यार ये बैटरी की तरह काम करेगा, माइनस प्लस। यस सर। करंट दौड़ेगा इसमें। यस सर, ये हो जाएगा करंट IL क्रॉस B। I क्रॉस B एक फोर्स लगेगा। कौन सा? ऊपर लगेगा एक फोर्स। यस सर। कौन सा? F बराबर IBL। कौन सा फोर्स लगेगा? F बराबर IBL। दो फोर्सेस लगेंगे। डाउनवर्ड में ग्रेविटेशनल फोर्स, डाउनवर्ड में कौन सा फोर्स लगेगा? VT वेलोसिटी से मूव कर रहा है, नॉटी हो रखे, नॉटी। VT टर्मिनल वेलोसिटी से जब मूव करेगा तो नीचे का फोर्स mg और ऊपर का फोर्स IBL दोनों बराबर हो जाएगा। तो नेट फोर्स जीरो कब होगा? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते। नेट फोर्स जीरो करने के लिए हमने बोला जैसा लोहे लोहे को काटता है वैसा ही फोर्स तो फोर्स को काटेगा। तो डाउनवर्ड फोर्स mg, जब ये कौन सी वेलोसिटी से मूव कर रहा है? टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करने लगे। डाउनवर्ड फोर्स mg बराबर अपवर्ड फोर्स IBL। mg बराबर IBL। ठीक है। अब मैंने बोला mg बराबर IBL। करंट कितना हो गया? EMF बाय रेजिस्टेंस। अरे करंट कितना हो गया? करंट कितना हो गया? EMF बाय रेजिस्टेंस इनटू आ गया B इंटू L। बोलो। हाँ सर, सही बात है। EMF कितना हो गया गुरुजी? EMF मोशनल EMF का फॉर्मूला होता है BVL। तो BVL वेलोसिटी कितनी होगी? टर्मिनल वेलोसिटी BVL डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इनटू B इंटू लेंथ। पहले बताओ समझ में आया नहीं आया? हाँ सर आ गया। नेट फोर्स जीरो करने के लिए नीचे का ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर ऊपर का IBL वाला फोर्स जो उसके मोशन को अपोज करता है। आप देखो ना, यहां पे भी तो ये मोशन को क्या कर रहा था बेटा? IBL क्या कर रहा था? इसके मोशन को अपोज कर रहा था। तो यहां पे भी इसके डाउनवर्ड मोशन को क्या करेगा बच्चों? ये अपोज करेगा। इसके डाउनवर्ड मोशन को IBL अपोज करेगा। और जब डाउनवर्ड फोर्स बराबर अपवर्ड फोर्स हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे नेट फोर्स जीरो हो गया, एक्सेलरेशन जीरो होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट आ गई, टर्मिनल वेलोसिटी, है ना। तो करंट कितना हो गया? E बाय R। E का फॉर्मूला कितना हो गुरुजी? E यहां पे बता दो, E कितना हो गया गुरुजी? E हो गया BVL। BV वेलोसिटी कितनी होगी? टर्मिनल वेलोसिटी इंटू लेंथ हो गया L, है ना। तो EMF हो गया BVT इंटू L। अब बस खेल खत्म, पैसा हजम, साल हो गया झमाझम। कैसे? mg बराबर B स्क्वायर L स्क्वायर, B स्क्वायर L स्क्वायर VT बाय R। अब मैंने क्या बोला? VT यानी टर्मिनल वेलोसिटी कितना आएगा? R ऊपर जाएगा, B स्क्वायर L स्क्वायर नीचे आएगा। तो मैंने यहां पे लिख दिया टर्मिनल वेलोसिटी कितना है गुरुजी? mg R डिवाइडेड बाय B स्क्वायर L स्क्वायर, B स्क्वायर L स्क्वायर। क्या बोलती पब्लिक? यस सर, यही आंसर आ गया। देखो वो आ गया, mg R डिवाइडेड बाय B स्क्वायर L स्क्वायर, mg R डिवाइडेड बाय B स्क्वायर L स्क्वायर, mg R डिवाइडेड बाय B स्क्वायर L स्क्वायर। डन हो गया फर्स्ट ऑप्शन। हाँ सर बिल्कुल, देख लो इसको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैंने अच्छा स्टार मार्क नहीं किया क्या? ये क्या हुआ? इसका तो गमछा भी खुल गया, गमछा खोल दिया बेटा इस सवाल का हमने। ठीक है, बहुत ज्यादा। लो भाई, ए भाई ए भाई ए भाई ए भाई, खूब सारे हमने क्या लगा दिए? सितारे लगा दिए। इंपॉर्टेंट है बेटा, पेपर में पूछ सकता है। देख लो, देखो टर्मिनल वेलोसिटी, डाउनवर्ड फोर्स बराबर अपवर्ड फोर्स, बराबर होने चाहिए दोनों फोर्स। लोहा लोहे को काटता है, फोर्स फोर्स को काटेगा। नेट फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट, जिस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलेंगे। और ये mg कौन है बच्चों? mg कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स है जो किसी भी बॉडी पर नीचे की ओर लगता है, और जब ये मोशन में आ जाता है रॉड तो इसके मोशन को अपोज करने वाला फोर्स लगता है IBL। मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। mg बराबर IBL कर दीजिए, और यहां पे EMF कितना आ गया? EMF कितना आ गया? BVL। तो B इंटू टर्मिनल वेलोसिटी इंटू L। यहां पे करंट हो गया E बाय R। E का फॉर्मूला पुट कर दिया, सोल्व करके आ गया। आपको याद रखना है, याद रखिए, डिराइव करना है पेपर में, सब डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, चलिए बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत बधाई हो कि यार हमारा फाइनली जो मोशनल ईएमएफ पे पूरा एप्लीकेशन तो खत्म हो गया। खूब सारे सवाल के, बोलो मजा आया कि नहीं आया? बोलो बिंदास। यस सर, है ना। स्लाइडिंग वायर भी खत्म हो गया। एसी जनरेटर ये बता चुका हूं मैं। हाँ सर, ये तो वही है डायनामो, उसको डायनामो भी बोलते हैं। हाँ जी सर, डायनामो भी बोलते हैं। क्या करता है? कन्वर्ट करता है किसको? मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट्स? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसकी वर्किंग हमने ऑलरेडी देख ली थी। यस और नो? हाँ सर बिल्कुल सर, देख ली थी। तो कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ सर, किस पर बेस्ड होता है गुरुजी? EMI के कंसेप्ट पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कंसेप्ट पे बेस्ड होता है। कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ जी सर,
याद है डायनामो बोलते हैं? हाँ सर। टरबाइन क्या होती है? यही तो होती है। चाहे आप हाई प्रेशर से जो है स्टीम उस पर फेंक के मारो टरबाइन के पंखे पर, हाँ सर, वो पंखा आप यहां लगा सकते हो, या आप खुद ये हैंडल पकड़ के घुमाओ, या ये हैंडल की जगह आप अटैच कर दो अपने साइकिल की चेन और जोर जोर से पेडल मारो, या फिर पानी गिरा दो इसके पंखे पे, या फिर इसको विंड टरबाइन बना के जब इससे विंड टकराएगी तो घूमेगा, तो अल्टीमेटली मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसकी वर्किंग हम ऑलरेडी देख चुके। इसके पीछे का अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है गुरुजी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना? देखो भाई क्या क्या पूछ सकता है पेपर में। दी वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर, दी वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, बताओ, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, लेंज लॉ ना, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना? नॉटी और रखे नॉटी, बताओ। हाँ सर, डन। बोलो एन इलेक्ट्रिक जनरेटर, या एसी जनरेटर बोलो, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर बोलो, एसी जनरेटर बोलो, कुछ, अरे ये क्या हुआ, एक मिनट, कुछ भी बोलो, जो बोलना है बोलो। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है? कन्वर्ट्स, कन्वर्ट्स किसको कन्वर्ट करता है? देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी, फालतू की बात कर, मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देख लो सेकंड ऑप्शन, डन। हाँ सर, याद रहेगा कि नहीं? चलो फिर आगे, अब मैं आपको बढ़ाता हूं एडी करंट। हाँ भाई चले आगे। यस सर, देखो क्या कह रहा है एडी करंट। अरे शुरू होती खत्म हो जाएगा यार, बहुत बेसिक से बहुत फर्जी से सवाल आते हैं, ये तो बहुत ज्यादा फिर भी लिखा हुआ है। होता क्या है समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। एडी करंट, एडी करंट इज इंड्यूस्ड, अरे वही सीन है जैसे किसी कॉइल को आप वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो उसमें क्या इंड्यूस हो जाता है? करंट इंड्यूस हो जाता ना। हाँ ठीक है, एडी करंट इज इंड्यूस्ड इन अ बल्क पीस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का एक बल्क पीस हो, कंडक्टर का एक बल्क पीस हो, उसके अंदर एडी करंट इंड्यूस होता है कब? व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। एक चेंजिंग या वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में आप उस कंडक्टर को रख दोगे तो उसके अंदर एडी करंट इंड्यूस हो जाएगा। और व्हेन अ कंडक्टर इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अब यार मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं कर रही तो कोई बात नहीं, मैग्नेटिक फील्ड है, आप उसमें उस कंडक्टर को मूव करो, उस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवा रहे हो तो भी इंड्यूस हो जाएगा। एंड और बोथ, एंड और बोथ यानी कि दोनों भी हो सकते हैं एक साथ। या तो खाली आप एक कंडक्टर के पीस को, बल्क पीस को, कंडक्टर के बल्क पीस को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो उसके अंदर एडी करंट इंड्यूस हो जाएगा। या फिर आप क्या करो, एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा दो, या दोनों कर लो कि कंडक्टर को एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा लो, एडी करंट इंड्यूस होगा उसके अंदर। एनी इमेजिन्ड सर्किट विद इन द कंडक्टर विल चेंज इन इट्स मैग्नेटिक फ्लक्स। समझना यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एक नॉर्थ पोल दिख रहा है, आप एक साउथ पोल दिख रहा है। यार ये डायग्राम तो बहुत अच्छे से विजिबल है। यस सर, है ना? मान लो ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से होगी? नॉर्थ से साउथ। ये डिस्क है, ये डिस्क है जो कि क्या कर रही है? घूम रही है। ये डिस्क क्या कर रही है? एक मिनट, ये डिस्क, ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी। यस सर, डिस्क है, ये एक्सिस है डिस्क की, ये डिस्क की एक्सिस है जो एक्सिस को घुमा रही है, डिस्क को घुमा रही है। तो बेसिकली ये डिस्क क्या है बच्चों? ये कंडक्टर का, बल्क कंडक्टर का पीस है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रही है? मूव कर रही है। यस सर, तो बोल रहा है कि कोई भी हिस्सा ले लो आप कंडक्टर का, कोई भी सर्किट उसके अंदर इमेजिन कर लो। किसके अंदर इमेजिन कर लो? इस बल्क कंडक्टर के अंदर कोई भी सर्किट इमेजिन कर लो तो उस सर्किट का फ्लक्स चेंज होगा। जैसे मैंने यहां पे ये क्या इमेजिन कर लिया, कंडक्टर के अंदर एक सर्किट, तो अब इस सर्किट से एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होगा क्योंकि सर्किट घूम के आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, फिर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के बाहर, फिर अंदर आएगा। यस, तो इस सर्किट से रिलेटेड, इस इमेजिन्ड सर्किट से रिलेटेड जो फ्लक्स है वो चेंज होगा, वही कह रहा है ना? एनी इमेजिन्ड सर्किट विद इन द कंडक्टर विल चेंज इट्स मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, यानी कि उससे एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगा वो चेंज होगा। एंड द सब्सिक्वेंट इंड्यूस्ड ईएमएफ विल ड्राइव करंट अराउंड द सर्किट। अब फ्लक्स चेंज हुआ तो पहले करंट इंड्यूस हुआ या ईएमएफ इंड्यूस हुआ? गुरुजी पहले ईएमएफ इंड्यूस हुआ, जिसकी वजह से उस सर्किट के अंदर एक करंट आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो एडी करंट होता है ना, ये ऐसे लूप में फ्लो करता है। कैसे फ्लो करता है? लूप में। दस दी ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स, ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब, ऑल्टरनेटिंग मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस एडी करंट्स इन दी आयरन कोर। अरे ये थ्योरी है, ये सब बहुत ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता दूंगा मेन क्या याद रखना है, ठीक है? तो बोल रहा है कि जो ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स है, यानी कि जो समय के साथ बदलता हुआ फ्लक्स है, इंड्यूसेस एडी करंट इन दी आयरन कोर। मान लो आयरन का है तो इसके कोर के अंदर एडी करंट क्या हो जाएगा? इंड्यूस हो जाएगा एंड कॉजेस हीटिंग। अब ऑब्वियसली हमने पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि किसी कंडक्टर से जब करंट पास होता है
तो वो कंडक्टर गर्म हो जाता है। अरे हो जाता है कि नहीं हो जाता है? ये सर, जैसे वो जो टंगस्टन का फिलामेंट हुआ करता था पुराने बल्ब का, एकदम जैसे भक्काटे से ऐसे ही करके जलता था, बहुत मोटा सा बल्ब हुआ करता था, कांच का, ट्रांसपेरेंट। टंगस्टन का रेजिस्टेंस होता था, टंगस्टन क्या मेटल ही तो है, तो उसमें से जब करंट पास होता था तो वो हीट अप हो जाता था। वही कह रहा है कि जब ये मेटल आयरन कोर से करंट पास होगा तो हीट अप हो जाएगा। ठीक है, इंडक्शन कुकर, इसी इंडक्शन कुकर जो होता है ना, इंडक्शन जिसमें खाना वाना बनाते हैं, वो इसी कंसेप्ट पे काम करता है, बता दूंगा कैसे। द इफेक्ट इज रिड्यूस्ड बाय लेमिनेटिंग। देखो, ये एडी करंट हम अपने फायदे के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये एडी करंट हमको नुकसान भी पहुंचाता है। कैसे? फायदे के लिए कैसे यूज किया, इंडक्शन कुकर में यूज कर लिया, लेकिन नुकसान कैसे पहुंचाता है हम ट्रांसफॉर्मर्स में पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं ना जो गली मोहल्ले में होते हैं, बड़े बड़े सब स्टेशन में होते हैं, है ना? समझ में आ पा रही है? जैसे ट्रांसफॉर्मर्स, बिजली के ट्रांसफॉर्मर्स, ओके सर, है ना? तो ट्रांसफॉर्मर्स में एडी करंट कभी कभी नुकसान करते हैं, तो ये एडी करंट हम अपने काम में भी ले सकते हैं, मतलब हमने इसको एक्सप्लॉइट किया अपने यूज के लिए भी, लेकिन ये हमको कभी कभी दिक्कत भी देता है। कहां पे? स्पेशली ट्रांसफॉर्मर्स में। ट्रांसफॉर्मर्स में आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, ऑल्टरनेटिंग करंट में। ऑल्टरनेटिंग करंट में पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है? तो ये हम यूज भी कर सकते हैं एडी करंट, कैसे? इंडक्शन कुकर के लिए बताऊंगा, लेकिन ये कभी कभी हमको नुकसान भी देता है। द इफेक्ट इज रिड्यूस बाय लेमिनेटिंग। तो ट्रांसफॉर्मर्स में हम पढ़ेंगे कि जो एडी करंट के लॉस है, दे आर रिड्यूस्ड बाय लेमिनेटिंग द आयरन कोर। आयरन कोर को लेमिनेट कर देंगे, जिसकी वजह से, है ना, ड्यू टू विच द रेजिस्टेंस पाथ फॉर सर्कुलेटिंग एडी करंट इंक्रीजेस। हम लेमिनेट कर देते हैं आयरन कोर को, क्या कर देते हैं? लेमिनेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो एडी करंट कम हो जाता है, ठीक है? रिजल्टिंग इनटू वीकनिंग ऑफ एडी करंट एंड ऑल्सो रिड्यूसिंग लॉसेस। एडी करंट की वजह से लॉसेस होते हैं, क्योंकि एडी करंट से कोर, आयरन कोर गर्म होता है, तो एनर्जी जो हीट के रूप में वेस्ट हो जाती है। तो इसको हम अपने फायदे के लिए यूज करेंगे, कहां? एडी करंट को, इंडक्शन को। जब हमको हीट चाहिए, हमें पता चल गया कि एडी करंट से हीट मिलती है, तो हमने उससे खाना पका लिया इंडक्शन में। लेकिन हमें पता चल गया कि एडी करंट से हीट प्रोड्यूस होती है, एनर्जी वेस्ट भी होती है हीट के रूप में, वो ट्रांसफॉर्मर्स में होती है, तो वहां पे अपन उसको आयरन कोर को लेमिनेट कर देते हैं, है ना? जिसकी वजह से सर्किट का जो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, एडी करंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसका हीट लॉस कम हो जाता है। द कोर इज मेड ऑफ दिस शीट्स ऑफ आयरन with insulating sheets between them so that the circuits for eddy current are broken। ये हम कहां पढ़ेंगे? ट्रांसफॉर्मर्स में पढ़ेंगे, है ना? तो अपन एक काम कर सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ना, लास्ट वाला, इसको इग्नोर कर सकते हैं, नहीं खामा का कंफ्यूजन होगा, क्योंकि सेम चीज हमें कहां पढ़नी है बताओ गुरुजी? सेम चीज हमको ट्रांसफॉर्मर्स में पढ़नी है। तो आप तो बस इतना पार्ट देख लो, इतना पार्ट याद रख लो, बाकी सेम टू सेम चीज हमको कहां पढ़नी है? ट्रांसफॉर्मर, जो कि हम पढ़ेंगे एसी में, ऑल्टरनेटिंग करंट में। समझ में आ गई बात? यस सर, देख लो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनो, यहां पे कैसा क्या सवाल पूछेगा, देखो, ये आपको याद रखना है, ये हमको डिटेल में नहीं पढ़ना है, ना ये हमारे सिलेबस में, हमको बस दिमाग में बैठा लेना है, याद कर लेना है। अरे केमिस्ट्री और बायो में भी तो बहुत सारी चीज याद करते हैं, इसमें भी याद कर ले, क्या दिक्कत है? क्या कह रहा है? एडी करंट के एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रिक ब्रेक जो होते हैं, ब्रेक जैसे रोलर कोस्टर वगैरह होते हैं, रोलर कोस्टर होते हैं, झूले होते हैं, उसमें जो ब्रेक होते हैं, रोलर कोस्टर वगैरह जो महंगे रोलर कोस्टर होते हैं, जो ओरिजिनल ऑथेंटिक रोलर कोस्टर होते हैं, उसमें जो ब्रेक होते हैं वो इलेक्ट्रिक ब्रेक होते हैं, उसके पीछे एडी करंट ही काम आता है। इंडक्शन फर्नेस, एनर्जी मीटर, इंडक्शन फर्नेस हो गया, एनर्जी मीटर हो गया, है ना, स्पीडोमीटर हो गया, ये सब के पीछे कौन है? आप याद रख सकते हैं इसको, एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट, इंडक्शन फर्नेस हो गया, एनर्जी मीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, इलेक्ट्रिक ब्रेक हो गया, ठीक है ना? यस सर। अब पेपर में आपसे सवाल पूछेगा, देखो क्या पूछेगा, बहुत ही बेसिक, बहुत ज्यादा बेसिक, बोलेगा एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन। एडी करंट कब प्रोड्यूस होता है? एडी करंट आर प्रोड्यूस्ड व्हेन अ मेटल इज केप्ट इन अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। सही बात है, पहला ही ऑप्शन सही है जी गुरुजी, लेकिन तसल्ली के लिए हम बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। अ मेटल इज केप्ट इन स्टेडी मतलब फिक्स मैग्नेटिक फील्ड, नहीं। अ सर्कुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, नहीं, जरूरी थोड़ी सर्कुलर कॉइल है, कंडक्टर को आप वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, और क्या? थ्रू अ सर्कुलर कॉइल करंट इज पास, फालतू की बात कर रहा है। मेटल को जब वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, करंट इंड्यूस होता है, जिसकी वजह से वो हीट अप हो जाता है ना? और सर वो लेमिनेशन वगैरह क्या है? अरे यार, जहां आपको हीट चाहिए वहां आप उसको लेमिनेट मत करो, लेमिनेट करने से एडी करंट कम हो जाता है, एडी करंट कम होने से हीट कम हो जाती है, हीट कम होने से हीट लॉस कम हो जाता है। जहां आपको हीट चाहिए वहां लेमिनेट मत करो, जहां हीट नहीं चाहिए वहां उसको लेमिनेट कर दो, जैसे ट्रांसफॉर्मर्स में। तो ट्रांसफॉर्मर्स में अपन पढ़ेंगे एसी चैप्टर में, यहां पे लिख भी देता हूं ताकि आपका पेट ना दुखे, ठीक है? तो इंड्यूस करंट बाय वीकनिंग, ये कहां पढ़ेंगे? ट्रांसफॉर्मर्स में। कहां पढ़ेंगे? ट्रांसफॉर्मर्स में। कौन सा चैप्टर? ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में, ठीक है? ओके। विल ऑल्सो स्टडी
इन ट्रांसफॉर्मर्स। चैप्टर कौन सा हो गया? एसी हो गया, ठीक है। एप्लीकेशन याद रखना है सारे एप्लीकेशन, ठीक है। अगला कि भाई कब प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस द एडी करंट इफेक्ट इज नॉट यूज्ड, ये भी पूछ सकता है पेपर में, बोलेगा कि भाई कौन से डिवाइस में एडी करंट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इंडक्शन फर्नेस में तो हो रहा है। मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिक हीटर। मैग्नेटिक ब्रेकिंग मतलब वही हो गया, कौन सा? इलेक्ट्रिक ब्रेक। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर में कोई भी इस्तेमाल नहीं होता है बेटा, किसका? इलेक्ट्रिक हीटर में एडी करंट का कोई भी इस्तेमाल नहीं होता है। बोलो ठीक है क्या? यस सर। तो इलेक्ट्रिक हीटर इज दी आंसर, देख लीजिए। यस सर, ठीक है। इलेक्ट्रिक हीटर में तो क्या यूज होता है? कौन सा कंसेप्ट यूज होता है इलेक्ट्रिक हीटर में? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या यूज होता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और एडी करंट वगैरह कुछ भी इसमें इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है साहब। ओके, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, डन है ना। अब भाई हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा गुरुजी ये तो बता दो, ये इंडक्शन कुकर में मतलब इंडक्शन, ये जो इंडक्शन होता है, इंडक्शन कुकर ही तो बोलते हैं इसको। यस सर। तो इसमें क्या सीन रहता है? देखो यार, सारे बर्तन इसमें काम नहीं करते। इसके अंदर जो कॉइल है, इसके नीचे ये सेरामिक की प्लेट है। किसकी प्लेट है? सेरामिक की प्लेट है। इस प्लेट के नीचे कॉइल्स होती हैं, जिन कॉइल्स में क्या घूमता है? क्या घूमता है? ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या घूमता है बच्चों? ऑल्टरनेटिंग करंट घूमता है। समझ में आ पा रही क्या बात? ठीक है सर, ऑल्टरनेटिंग करंट घूमता है। ऑल्टरनेटिंग करंट यानी चेंज होता हुआ करंट। तो चेंज होता हुआ करंट क्या प्रोड्यूस कर रहा है? चेंज होती हुई मैग्नेटिक फील्ड। एसी, ये सेरामिक प्लेट के नीचे कॉइल्स होती हैं, वो कॉइल्स में ऑल्टरनेटिंग करंट घूमता है। ऑल्टरनेटिंग मतलब चेंजिंग करंट। करंट चेंज हो रहा है तो उस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही। तो बेसिकली सेरेमिक प्लेट के नीचे जुगाड़ पानी है, हिसाब किताब है, सिस्टम है किस चीज का? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का। अब हर बर्तन इंडक्शन कुकर पर काम नहीं करता, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए। तो चेक करना हो कि भाई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है कि नहीं, तो उससे चुंबक चिपकनी चाहिए। ऐसा बर्तन जिससे चुंबक चिपक जाएगी वो इंडक्शन कुकर पे काम कर जाएगा। जैसे कि स्टेनलेस स्टील वाला हो गया, कास्ट आयरन हो गया, है ना। तो वो बर्तन इसमें काम करेंगे जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बने होते हैं, जिससे चुंबक चिपक जाती है, वो ही इसमें काम करेंगे। या फिर कोई ऐसा बर्तन जो इसमें काम नहीं करेगा लेकिन उसके नीचे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की लेयरिंग हो रखी। कई आते हैं ना बर्तन कि भैया स्पेशली किसके लिए? इंडक्शन वाले के लिए। कई बर्तन होते हैं जो इंडक्शन पे काम नहीं करते। कुछ बर्तन होते हैं जिनका मटेरियल फेरोमैग्नेटिक नहीं होता लेकिन उनके नीचे की लेयरिंग हो रखी होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, कास्ट आयरन या स्टेनलेस स्टील की। तो होता क्या है, ऐसे मटेरियल को जब आप इसके ऊपर रख देते हो तो हीट अंदर से नहीं आ रही है। आप समझो, ये वो चूल्हे की तरह नहीं है, ये वो चूल्हे की तरह नहीं कि हीट अंदर से आ रही है ना, ये चूल्हा थोड़ा ही है। यस सर। तो अंदर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है सेरेमिक प्लेट के नीचे, जिसकी वजह से आपने ऊपर एक कंडक्टर ही तो है, ये कंडक्टर ही तो है जो बर्तन आपने रखा। यस सर। तो कंडक्टर को आपने रख दिया, कंडक्टर को आपने वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो होगा क्या? तो उस बर्तन में एडी करंट प्रोड्यूस होगा, एडी करंट प्रोड्यूस होगा, एडी करंट इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से एडी करंट प्रोड्यूस होगा। एडी करंट जब फ्लो करेगा तो भाई वो बर्तन क्या हो जाएगा? हीट हो जाएगा। जी हां। तो हीट कहीं अंदर से नहीं आ रही है और बिना कॉइल के कांटेक्ट में, कॉइल तो नीचे, सेरेमिक प्लेट ऊपर, बर्तन ऊपर, बिना कॉइल के कांटेक्ट में आपने उस बर्तन को, आपने यानी कि इस इंडक्शन कुकर ने क्या कर दिया? उस बर्तन को क्या कर दिया? गर्म कर दिया। तो जी हां, वो बर्तन खुद से गर्म होता है क्योंकि उसमें एडी करंट प्रोड्यूस हो जाता है, जिससे खाना पक जाता है। इंडक्शन कुकर इज बेटर देन दी कन्वेंशनल, जो नॉर्मल अपना ये जो वो होता ना चूल्हा होता है, उससे ज्यादा बेटर है, ज्यादा एफिशिएंट है, और बर्तन भी इससे काले नहीं होते हैं क्योंकि हीट कहां, हीट आती नहीं नीचे से, हीट बर्तन के अंदर ही प्रोड्यूस होती है, तो ज्यादा अच्छे से इसमें खाना बन जाएगा। ठीक है क्या? यस सर। तो इंडक्शन कुकर भी इसी पर बेस्ड है, बहुत बढ़िया। अब क्या पढ़ाओगे गुरुजी? सेल्फ इंडक्शन देख लेते हैं। सेल्फ इंडक्शन, इंडक्शन मत, अब ये वो वाला इंडक्शन नहीं है, ये इसको शॉर्ट में इंडक्शन कुकर को इंडक्शन बोलते हैं ना, कि इंडक्शन पे मैगी बना लो, ये इंडक्शन वो वाला इंडक्शन नहीं है। इसको इंडक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कंसेप्ट पे काम कर रहा है। सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ मतलब खुद से, खुद से। अब देखेंगे भाई सेल्फ इंडक्शन का क्या मतलब है, समझना। यहां पे बहुत सारी जो है ऐसी, बहुत सारी यूं कह लो कि कहानी जैसी लिखी हुई है, तो आप इसका लोड मत लो, तुम्हारा भाई है ना, तुम्हारा भाई समझाएगा, तुम टेंशन मत लो। यहां पे मान लो हमारे पास क्या है बच्चों? करंट कैरिंग लूप है। जी हां, इसमें ऑलरेडी करंट लो, ये इंड्यूस करंट नहीं है ना, ना ना, आप इसको इंड्यूस करंट समझने की गलती ना करें। ये क्या है? एक मिनट देख लेना, रिकॉर्डिंग चकाचक चल रही है। हाँ सर, रिकॉर्डिंग चकाचक चल रही है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ये हमारे पास एक करंट कैरिंग कॉइल है, ये इंड्यूस करंट नहीं है, नॉर्मल करंट। तो जिसकी वजह से अब क्योंकि इस लूप में से कुछ करंट फ्लो कर रहा है,
तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इससे एसोसिएटेड होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये लूप में ऐसे बना लूं और इसमें कुछ करंट इस प्रकार से फ्लो करेगा अगर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। हाँ सर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल होंगी बकायदा। इससे एसोसिएटेड कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी या नहीं होंगी? हाँ सर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ना, ऐसी क्लोज लूप बनाती हुई। अरे बोलो ना। हाँ सर, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस वजह से? इसके खुद के करंट की वजह से। ये इंड्यूस करंट नहीं है, पहले बता रहा हूं, नॉर्मली इसमें करंट फ्लो कर रहा है, नॉर्मली किसी सोर्स की वजह से करंट फ्लो कर रहा होगा, जिसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये साइड व्यू और ये टॉप व्यू, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एसोसिएटेड होंगी। यस सर। तो मुझे एक बात बताओ, क्या कुछ फ्लक्स इस लूप से एसोसिएटेड होगा? यस सर। कुछ फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस लूप से एसोसिएटेड होंगी। इस लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है, खुद के करंट की वजह से ही इससे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी। तो मैं बोलूंगा कि n टाइम्स फाइव, यानी कि अरे नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गई? नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गई बेटा? n हो गई। तो नंबर ऑफ टर्न्स एक लूप की वजह से जो फ्लक्स है हो गया फाइव, तो n लूप की वजह से जो फ्लक्स हो गया n फाइव। तो जो फ्लक्स है ये किस पर निर्भर कर रहा है? इसके करंट पर ही निर्भर कर रहा है। जी गुरु जी। हाँ, अबे करंट नहीं होगा तो कोई फ्लक्स ही नहीं होगा। तो ये जो फ्लक्स जो इसके खुद के करंट की वजह से, तो हम कह सकते हैं एन फाइव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। करंट ज्यादा होगा, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, तो इसका खुद के करंट की वजह से ज्यादा फ्लक्स होगा। करंट कम होगा तो इसका खुद के करंट की वजह से कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, कम फ्लक्स होगा। करंट होगा ही नहीं तो फ्लक्स होगा नहीं। यस सर। तो जब हम एन फाइव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई देखते हैं, तो यहां पे प्रोपोर्शनलिटी साइन जब बढ़ता है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन होता है। और ये नियम है कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, तो यहां पे आता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एल। जी हां, तो इसी एल को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तो है ही, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गुरुजी कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या खाली आप इसको क्या बोल सकते हो? सेल्फ इंडक्शन भी बोल सकते हो। तो भी कोई बुराई नहीं है, तो भी कोई हर्ज नहीं है। अगर आप इसको क्या बोलोगे बेटा? सेल्फ इंडक्शन भी बोलोगे तो भी चलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इसको देख लो एक बार, इजी है। एक बार मैं साइड हटा जो मैंने लिखा, एक बार आप इसको देखो। चलें फिर आगे। हाँ सर, ये क्या लिखा है गुरुजी, कब बताओगे? बता रहा हूं, टेंशन ना लो। एन फाइव बराबर एल आई। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर मैं चलूं तो एन फाइव बराबर एल आई जो लिखा हुआ है, क्या मैं कह दूं? एल क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्न्स इंटू फ्लक्स एसोसिएटेड विद द लूप डिवाइडेड बाय द करंट फ्लोइंग इन इट। क्या ये मैं कह दूं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, या सेल्फ इंडक्शन बोलो खाली। इसकी जो यूनिट होती है वो हेनरी होती है, लेकिन अगर अपन डिटेल में जाके देखें कि इसकी SI यूनिट क्या होगी, नंबर ऑफ टर्न्स का तो भैया जी कोई यूनिट नहीं, नंबर है। यस सर। फाई यानी फ्लक्स, तो ये तो होता है गुरुजी टेस्ला मीटर स्क्वायर, और टेस्ला मीटर स्क्वायर हो गया या वेबर हो गया। क्या हो गया? टेस्ला मीटर स्क्वायर हो गया या वेबर हो गया। और एक करंट हो गया यानी एम्पियर हो गया। तो क्या मैं कह दूं SI यूनिट कितनी होगी इसकी? SI यूनिट ऑफ एल कितना होगा? SI यूनिट ऑफ एल गुरुजी इसका SI यूनिट हो जाएगा, देखो ना, SI यूनिट ऑफ एल कितना हो जाएगा बताओ गुरुजी? इसका SI यूनिट हो जाएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर, और वेबर पर एम्पियर। यस सर, दोनों ही सही है, दोनों ही जायज है, वेबर पर एम्पियर। इसी को हम बोलते हैं हेनरी। इसी को क्या बोलते हैं? हेनरी, ऑल्सो नोन एज हेनरी। जी हां, साइंटिस्ट के सम्मान में इसी को क्या बोलते हैं बेटाओ? भैयाओ हेनरी बोलते हैं। तो क्या गुरुजी हम कह दें कि 1 हेनरी, हेनरी बोले तो कैपिटल एच, हेनरी बोले तो कैपिटल एच। टेस्ला मीटर स्क्वायर, अरे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्शन के कोफिशिएंट, या सेल्फ इंडक्शन, कुछ भी बोलो, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्शन, इसका जो SI यूनिट है वो है हेनरी, और वो किसके बराबर है? टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर या वेबर पर एम्पियर। तो क्या मैं कह दूं 1 हेनरी इज इक्वल्स टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर, है ना, इज इक्वल्स टू 1 वेबर, इज इक्वल्स टू 1 वेबर पर एम्पियर। सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। देख लो बेटा फटाफट से, इसका डायमेंशन देख ले बेटा। ये सर इसका डायमेंशन देख लो, एल का डायमेंशन देख लो कितना हो जाएगा। एल का डायमेंशन गुरुजी एल क्या होता है? अरे एन फाइव बाय आई, यानी यूं कह लो ये होता है आपके पास टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर। क्या होता है बेटा? टेस्ला मीटर स्क्वायर पर
एम्पियर, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। तो टेस्ला का डायमेंशन कितना हो जाएगा गुरुजी? टेस्ला का डायमेंशन हो जाएगा mt माइनस टू a माइनस वन। याद है, याद होना चाहिए, टेस्ला यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन mt माइनस टू a माइनस वन, मीटर स्क्वायर यानी लेंथ स्क्वायर, और यहां पे एम्पियर यानी a हो गया, एम्पियर का तो a होता है। ये सर कितना आ गया गुरुजी? आ गया m t माइनस टू a माइनस वन बाय a माइनस टू हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा बेटा? एक मिनट, एम टी माइनस टू ए माइनस वन बाय वन, तो हो जाएगा a माइनस टू और हो गया L2। देख लो बेटा इसको फटाफट से, चलते फिर आगे। तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया बेटा? किसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया? सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस का क्या हो गया बेटा? डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। हाँ या ना? यस सर। तो भाई हम L को क्या बोले? चाहे तो हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बोले, है ना। अच्छा एक काम करना, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कर लेना, है ना। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस, है ना। मतलब मोरलेस बात वही है, लेकिन बोलने का तरीका आप इसको याद रखें, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, और खाली आप क्या बोल सकते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्योंकि सेल्फ इंडक्शन तो ये प्रोसेस, ये फिनोमिना हो गया सेल्फ इंडक्शन, है ना। और इसके कोफिशिएंट को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, और खाली क्या बोल सकते हो आप? सेल्फ इंडक्टेंस बोल सकते हो। बोलो ठीक है क्या? यस सर, है ना बेटा। सेल्फ इंडक्शन तो फिनोमिना है। क्या फिनोमिना है? कि भाई जब लूप के अंदर उसका ही खुद का ही करंट चेंज होगा, तो खुद के करंट के चेंज होने की वजह से ही खुद का फ्लक्स चेंज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? खुद ही के करंट के चेंज की वजह से खुद का फ्लक्स चेंज होगा, खुद के फ्लक्स के चेंज होने की वजह से उसी खुद की वजह से एक ईएमएफ उसमें इंड्यूस हो जाएगा। कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो मैं आपको बताता हूं। एल को, और ये पैराग्राफ भी हम पढ़ लेते हैं, एल को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस, खाली आप कुछ भी बोल लो, यूनिट बता दिया, डायमेंशन बता दिया, सही है क्या? यस सर। अब आगे बढ़े उससे पहले ये एक बारी पैराग्राफ पढ़ लेते, समझ लेते क्या कह रहे हैं। सेल्फ इंडक्शन इज इंडक्शन ऑफ ईएमएफ। सेल्फ इंडक्शन मतलब खुद ही की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, इज इंडक्शन ऑफ ईएमएफ इन अ कॉइल ड्यू टू इट्स ओन करंट चेंज। मतलब सेल्फ मतलब खुद से, तो अपने ही करंट में चेंज की वजह से खुद ही कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ी, किसी और बाहरी मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत ही नहीं पड़ी। लूप के खुद के करंट में बदलाव की वजह से खुद का फ्लक्स चेंज हुआ, जिसकी वजह से उस लूप में खुद के करंट चेंज की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया। तो क्या कह रहा है? सेल्फ इंडक्शन इज इंडक्शन ऑफ ईएमएफ इन अ कॉइल ड्यू टू इट्स ओन करंट चेंज, खुद की वजह से ओन करंट चेंज। यस सर। टोटल फ्लक्स एन फाई पासिंग थ्रू अ कॉइल ड्यू टू इट्स ओन करंट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। सही बात है, वही तो मैंने बोला, एन फाई जो टोटल फ्लक्स है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया? करंट के। वही कह रहा है टोटल फ्लक्स एन फाई पासिंग थ्रू अ कॉइल ड्यू टू इट्स ओन करंट, अपने करंट की वजह से पास हो रहा है। फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड इज गिवन एज एन फाई इक्वल्स टू एल आई। वही तो लिखा है, एन फाई इक्वल्स टू एल आई, जहां पे एल क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बोल लो या खाली सेल्फ इंडक्टेंस बोल लो तो भी चलेगा। वेयर एल इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और इंडक्टेंस। देखो मैंने बोली थी दोनों ही बातें सही है। क्या बोल रहा है? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बोलो या सेल्फ इंडक्टेंस बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। द इंडक्टेंस एल इज प्योरली अ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, अभी आगे जाके हम देखेंगे कि करंट कैरिंग कॉइल की वजह से, सोलिनॉइड की वजह से सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कितना होता है। वो कह रहा है ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, यानी कि वी कैन टेल द इंडक्टेंस वैल्यू, एल का वैल्यू बता सकते हैं, इवन इफ कॉइल इज नॉट कनेक्टेड इन अ सर्किट। क्यों? क्योंकि वो सब उसके नंबर ऑफ टर्न्स पर, लेंथ पर, इस तरीके एरिया, रेडियस पर, इन तरीके की चीजों पर क्या करती है? डिपेंड करती है। तो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, मतलब उसकी ज्योमेट्री पर डिपेंड करती है। तो ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है। और अगर मेरे पास एक फॉर्मूला आ जाए करंट कैरिंग सोलिनॉइड की वजह से, सेल्फ इंडक्शन, है ना, करंट कैरिंग सोलिनॉइड की वजह से सेल्फ इंडक्शन, तो मैं बिना करंट पास कराए वो ज्योमेट्री की सारी चीज उस फॉर्मूले में लिख के उसका सेल्फ इंडक्शन या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन निकाल सकता हूं। वही कह रहा है। सो वी कैन टेल द इंडक्शन वैल्यू इवन इफ अ कॉइल इज नॉट कनेक्टेड इन सर्किट। इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन द, देखो आ गया लाइन पे, आ गया औकात पे। क्या कह रहा? इंडक्शन डिपेंड्स ऑन दी शेप एंड साइज ऑफ द लूप एंड द नंबर ऑफ टर्न्स इट हैज। और किस पर डिपेंड करता है? इंडक्टेंस किस पर डिपेंड करता है? शेप साइज पर डिपेंड करता है, ऑफ द लूप एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है। यस सर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इधर बहुत ध्यान से सुनना। मेरे को एक बात बताओ, ईएमएफ इंड्यूस क्या होता है? गुरुजी माइनस डी फाई बाई डी अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ। कौन सा लॉ? फैराडेज सेकंड लॉ। हाँ सर, मैं लिख सकता हूं फाई को, क्या लिख सकता हूं बेटा? एन फाई को क्या लिख सकता हूं? यहां पे आप टोटल फ्लक्स बोल लो, टोटल फ्लक्स कितना बोल लो? एन फाई बोल लो, क्या फर्क पड़ता है? एक मिनट, यहां पे मैंने बोल दिया फाई की जगह क्या बोल दिया? एन फाई। खुश रहो, चलो सही है। हाँ सर, एन फाई बोल दिया,
डी एन फाइव बाई डी टी। सेकेंड लॉ के हिसाब से नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दिया, एन फाइव कितना होता है एल आई, तो माइनस एन फाइव की वैल्यू कितनी होगी एल आई, यस सर, बाई डी टी। क्यों? बिकॉज एन फाइव किसके बराबर होता है एल आई, अभी 2 स्लाइड पहले देखा, एन फाइव की जगह एल आई पुट कर दिया। एल क्या है? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या खाली सेल्फ इंडक्टेंस, वो कांस्टेंट, उसको बाहर निकाल लो, डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा एल, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और आप अभी देखोगे जब हम इस पे सवाल करेंगे कि यार ये फॉर्मूला कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी इस फॉर्मूले को, नहीं तो बुरा मान जाएगा। अभी मैं आपको इस पे पीवाई को दिखा दूंगा, आप बोलोगे लाइन इतने सारे पीवाई क्यों इस टुच्चे से फॉर्मूले पे, ई बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी। ई क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। किस वजह से? साला अपने खुद के करंट के चेंज की वजह से ही कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ हो गया, तो वही है इंड्यूस्ड ईएमएफ। माइनस माइनस क्यों? ड्यू टू लेंस लॉ। एल क्या है? उस खुद कॉइल का कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। डी आई बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद टाइम। करंट तो चेंज हो ही रहा है, मान ले मैं इस लूप में करंट ही चेंज ना करूं, करंट चेंज नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो से पास हो रही वो उतनी की उतनी रहेगी, फ्लक्स उतना का उतना रहेगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा। सही है? हाँ सर, यूनिट भी बता दी भाई ने, डायमेंशन भी बता दिया, और यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। व्हाट इज डी आई बाई डी टी? व्हाट इज डी आई बाई डी टी? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट माइनस क्यू एन ड्यू टू लेंस लॉ, माइनस क्यू एन ड्यू टू लेंस लॉ। सही है? यस सर। तो ई बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी। मैं इस पे और भी बना दूं क्या कुछ? अरे बाप रे गुरुजी, सितारे के साथ दिले तो कभी नहीं हुआ, क्योंकि भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ई बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी, डिराइव भी करवा दिया। यस सर। चलो फिर आगे, अब आगे क्या कह रहा है देखो समझना। ए अपन ये ले लेते हैं, हाँ ठीक है। द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज गिवन एज, ये कौन सा ईएमएफ है? इंड्यूस ईएमएफ, लेकिन इंस्टेंटेनियस, किसी भी इंस्टेंट पर। डी आई बाई डी टी का वैल्यू डालो, एल की वैल्यू पुट करो तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ आ जाएगा, है ना। कितना हो गया? ई बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज वेबर पर एम्पियर या टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर या वेबर पर एम्पियर या हेनरी, बता चुका हूं। डायमेंशनल फॉर्मूला भी बता चुका हूं। हाँ, एल सेल्फ इंडक्टेंस इज पॉजिटिव क्वांटिटी, ये हमेशा कैसी क्वांटिटी होगी पेपर में पूछेगा? पॉजिटिव क्वांटिटी। एल डिपेंड्स ऑन किस किस चीज पर निर्भर करता है? ज्योमेट्री ऑफ लूप, लूप की ज्योमेट्री पर, जिस लूप में करंट, जो करंट कैरिंग लूप है उसकी ज्योमेट्री पर, एरिया पर, लेंथ पर, नंबर ऑफ टर्न्स पर, ठीक है, वो भी आगे अपन देखेंगे। मीडियम इन विच इट इज केप्ट, जिस मीडियम में रखा हुआ है। एल डज नॉट डिपेंड अपॉन करंट, एल इज अ स्केलर क्वांटिटी, एल करंट पर डिपेंड नहीं करता है। जो एल की वैल्यू होती है वो करंट पर डिपेंड नहीं करती। हाँ, यहां पे फॉर्मूले में जरूर हमने लिखा था L बराबर एन फाइव बाय, लेकिन ऐसे हम कई फॉर्मूले देख चुके हैं, जैसे V बराबर आई आर, आर इक्वल्स टू वी बाई, रेजिस्टेंस V और I पर डिपेंड थोड़ी करता है, फॉर्मूले में आ रहा है, लेकिन आर रेजिस्टेंस रो एल ए पे डिपेंड करता है, V बाई फॉर्मूले में आता है लेकिन V और I पे डिपेंड नहीं करता। वैसे ही L यानी कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस करंट पर डिपेंड नहीं करता है। बोलो ठीक है क्या? यस सर। किस पर डिपेंड नहीं करता? I पर डिपेंड नहीं करता। बोलो बेटा यस सर, ठीक है, ओके। अब देखो आगे चलते हैं, भले उसके फॉर्मूले में आ रहा है लेकिन वो आई पर डिपेंड नहीं करता है। तो किस किस चीज पर डिपेंड करता है? ज्योमेट्री पर, यस सर, अपने बनावट पर, शेप साइज पर, नंबर ऑफ टर्न्स पर। मीडियम इन विच इट इज केप्ट, जिस मीडियम में रखा उस पर डिपेंड करता है लेकिन करंट पर डिपेंड नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लो ताकि फिर अपन आगे चल सके बेटा, ठीक है क्या? हाँ सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे भाई, अब ये सवाल है, ले भाई सवाल आ गया। तो अब भी कौन कौन से फॉर्मूले हम याद रखें? एक तो ये वाला फॉर्मूला याद रख ले, एन फाइव बराबर एल आई, तो एल कितना हो गया? एन फाइव बाई, लेकिन याद रखें फॉर्मूले में आई आ रहा है लेकिन ये आई पर डिपेंड नहीं करता है। एक फॉर्मूला एन फाइव बराबर एल आई, तो एल हो गया एन फाइव बाई, और एक फॉर्मूला ई बराबर ईएमएफ इंड्यूस बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये दोनों फॉर्मूले याद करते हुए चले। यस सर। अब ये सवाल आप सॉल्व करोगे, मैं नहीं सॉल्व करूंगा, और आप देखो कि ये सवाल पीवाईक्यू का है, एआईपीएमटी 2008 का। मैं साइड में हट गया, सॉल्व कर लो। अलोंग सोलिनॉइड है, बट सोलिनॉइड के लिए तो यहां पे आपने पढ़ा नहीं। अरे हो जाएगा, तू पढ़ तो सही यार, आराम से कर लेगा। जल्दी सॉल्व कर, जल्दी वहां से हटो। अलोंग सोलिनॉइड आ जाऊं मैं? हाँ सर। लॉन्ग सोलिनॉइड है 500 टर्न्स, करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पास थ्रू इट, रिजल्टिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न। एक टर्न से कितना है फ्लक्स? 4 मिली वेबर या 4 × 10 की पावर -3 वेबर। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलिनॉइड। सबसे पहले यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगे? दो ही तो फॉर्मूले पड़े हैं, L बराबर एन फाइव बाई आई और E बराबर माइनस एल डी बाई डी टी। क्या यहां पे कहीं भी इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात की गई? नहीं की गई। तो दिमाग
है ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। मैंने आपको कहा था खाली फॉर्मूले मत रट लिया करो, खाली फॉर्मूले मत मग लिया करो, मगअप मत कर लिया करो खाली फॉर्मूले। उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसकी पूरी कुंडली आपको पता होनी चाहिए फॉर्मूले की, है ना। ई बराबर माइनस एल डी बाई डी टी में ई क्या होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहाँ पे कहीं दे रखा है इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो मैं क्यों लगाऊंगा वो फॉर्मूला? मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, ले नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है। अब तू बोलेगा कि हम कैसे जाने कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? भाई वो तो प्रैक्टिस से आता है, जितना अच्छा आप क्लास में ध्यान दोगे उससे समझ में आता है। और फॉर्मूले को जब याद करो तो देखो कि भाई ई बराबर माइनस एल डी बाई डी टी में ई क्या होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या यहां पे मुझे कहीं भी इंड्यूस्ड ईएमएफ का जिक्र है या पूछा है या दिया? नहीं दिया ना, हटा दो फिर उसको, छोड़ो उस फॉर्मूले को। तो एक ही फॉर्मूला बचा, कौन सा? एन फाई बराबर एल आई या एल बराबर एन फाई बाई। नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, ले करंट दे रखा है, ये ले, और क्या दे रखा है तेरे को? मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है ना, फ्लक्स दे रखा है, सॉरी फ्लक्स कितना दे रखा है? फ्लक्स दे रखा है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 वेबर। अब मेरे प्यारे बच्चों एल क्या हो गया? एन फाई बाय आई। बस एन दिया है, फाई दिया, आई दिया है, तो इससे ज्यादा अब और मैं क्या कहूं? इसके आगे अब मैं क्या कहूं? सारी चीजें तो दे रखी है। ये पुट कर दो 500, 5 पुट कर दो, एन पुट कर दो 500, 5 पुट कर दो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3, करंट पुट कर दो 2, कितना हो गया? 500 की 4। हाँ हाँ गुरुजी पता है हमको, आप हमको बोलते हो कि कभी मैं आपको 500 के 4 कड़क नोट दे दूं, एकदम एकदम कड़क माल है, ऐसा आप बोलोगे, है ना। 50 रुपए आप पेटीएम करते नहीं हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते। 500 इंटू 4 कितना हो गया? 2000। तो 2000 इंटू 10 की पावर माइनस 3/2 कितना हो गया बेटा? 2000 बाय 2 1000। 1000 1000 इंटू 10 की पावर माइनस 3 कितना आ गया? 1 आ गया। यस सर। तो आंसर कितना आ गया? 1 हेनरी। कितना आ गया? 1 हेनरी। इजी है ना? हाँ सर, ये तो बहुत ही फर्जी सा सवाल है। और म्यूचुअल बोल रहा हूं, सेल्फ इंडक्टेंस में कितने फॉर्मूले याद कर रहे हैं? एन फाई बराबर एल आई, आई बराबर एल बराबर एन फाई बाई। करंट आते फॉर्मूले पर, करंट पे डिपेंड नहीं करता। और कौन सा फॉर्मूला? ई बराबर माइनस एल डी बाई डी टी। डन। सेम 2008 2016 में सेम सवाल पूछा, बस थोड़ा सा डेटा चेंज कर दिया। नीट 2016 का सवाल है, मेरे प्यारे बच्चे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके अब देखो भाई, अब देखो यहां पे हमने जो फॉर्मूला पढ़ा ना, ई बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं क्या? ई बराबर माइनस एल, डी आई को लिख सकता हूं डेल्टा आई, यस सर, डी टी को लिख सकता हूं डेल्टा टी। तो गुरुजी इसको ऐसे लिखने में हर्ज क्या है? तू कहे तो जान दे दूं, कहने में हर्ज क्या है? वाह गुरुजी वाह, क्या बात है। वैसे ही जैसे ये कहने में कि तेरे लिए जान दे दूं, इसमें कोई हर्ज नहीं, वैसे ही डी आई बाई डी टी को डेल्टा आई बाई डेल्टा टी लिखने में भी कोई हर्ज नहीं है। ई बराबर माइनस एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। डी आई को आप लिख दो डेल्टा आई, चेंज इन करंट। डी टी को आप लिख दो डेल्टा टी। तो ये कौन सा ईएमएफ हो गया? इंस्टेंटेनियस, आईएनएसटी। और जब आप किसी इंटरवल की बात कर रहे हो तो कौन सा हो जाएगा? हाँ समझ गए, एवरेज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एवरेज ईएमएफ। ये एवरेज दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है, एवरेज ईएमएफ हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा ठीक से लिख देता हूं, 1 मिनट। ए एवरेज, ई एवरेज, ठीक है, माइनस एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। चलो अब करेंगे सवाल धड़ाधड़। ये लो भाई सवाल करो। अब ये जो सवाल है ना, ये एआईपीएमटी 1995 का। अब सुनो, ये सवाल तुम अब भी सॉल्व करोगे, और इसके बाद इसके जैसा हूबहू सीबीएसई एआईपीएमटी 1993 का सवाल, सेम टू सेम सवाल होमवर्क में, ठीक है। एआईपीएमटी 1990 का सेम टू सेम सवाल होमवर्क में, ठीक है सर। तो अब ये वाला सवाल सॉल्व कर लो, बाकी 2 सवाल उसके जैसे फिर एकदम होमवर्क में मिलेंगे चकाचक। सीधा बैठ जा बेटा, हो गया बस टाइम, है ना। सीधा बैठ प्लीज। क्या कह रहा है? अब वेरिंग करंट इन अ कॉइल, देखो मैं साइड में हट गया, सॉल्व कर लो। आ जाऊं मैं? हाँ सर। क्या लिखा हुआ है? वेरिंग करंट इन अ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 10 एम्पियर टू 0 इन 0.5 सेकंड। 10 एम्पियर से एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, करंट बदल दिया। 10 एम्पियर से कितना कर दिया? 0। कितनी देर में? 0.5 सेकंड में। कह रहा है इफ द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल इज 220 वोल्ट देन द सेल्फ इंडक्टेंस। अब सुन, जैसे ही उसने बोला सेल्फ इंडक्टेंस, मैंने कहा एल चाहिए, यस सर। जैसे ही उसने बोला ईएमएफ इंड्यूस, मेरे दिमाग का बल्ब जल गया, तुरंत मैंने बोला ईएमएफ एवरेज वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। कौन सा? माइनस एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, यस सर। और माइनस को इग्नोर कर दूंगा, कौन सी बड़ी बात है। एवरेज ईएमएफ कितना दे दिया? 220। माइनस को इग्नोर कर दो, एल की वैल्यू निकालनी है, डेल्टा यानी चेंज इन करंट, डेल्टा यानी चेंज इन करंट, या मत इग्नोर करो, माइनस को एज इट इज लिख रहने दो। डेल्टा आई मतलब आई फाइनल माइनस आई इनिशियल, यस सर, आई फाइनल माइनस आई इनिशियल डिवाइड बाय T2 माइनस T1। कितना आया आंसर? फाइनल कितना हो गया? फ्रॉम 10 एम्पियर टू 0 इन 0.5 सेकंड। तो ये तो कितना हो गया? 0.5 सेकंड हो गया, यस सर। पहले करंट कितना था इनिशियली? 10 एम्पियर। बाद में करंट कितना हो गया? 0 एम्पियर। तो कितना आंसर आ गया बताओ? कितना आंसर आ गया गुरुजी?
220 बराबर माइनस 0 माइनस 10 इंटू एल भी तो आएगा, यहां पे एल आएगा डिवाइड बाय 0.5। क्या बोलती पब्लिक? अरे हाँ सही बात है। एक मिनट इसको ठीक कर देता हूं, माइनस एल लिख दिया ना, माइनस एल लिख दिया, फाइनल करंट 0, इनिशियल करंट 10 है ना। कितना आ गया बेटा? ये नीचे लिखा हुआ है 0.5, ये एल की वैल्यू चाहिए। गुरुजी इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चले। हाँ चल लो, कितना हो गया? 220 बराबर माइनस एल इंटू 0 माइनस 10 कितना हो गया? माइनस 10 डिवाइड बाय 0.5 को लिख सकता हूं हाफ। हाँ सर हाफ लिख लो। हाँ सर समझ गए, ये 1/2 पर जाके ऊपर चला जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 220 बराबर माइनस माइनस प्लस 10L, और ये 2 कहां चला गया बच्चों? ऊपर चला गया। यस सर 2 कितना आ गया गुरुजी? 220 बराबर 20L। ले भाई 0 से 0 शहीद हो गया। L कितना हो गया? 22/2 11 हेनरी। देखो वो आ गया। अबे कितना सड़ा कैलकुलेशन, ही नहीं कर पाएगा क्या? 11 हेनरी। फालतू की बात कर रहा है, ये नहीं होगा तेरे से कैलकुलेशन? हो जाएगा गुरुजी। डांट क्यों रहे हो? डांट नहीं रहा, ये तो हमारा प्यार है पगले, डांट थोड़ी रहा हूं। ये देख, अरे हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर एवरेज ईएमएफ दे रखा है, चेंज इन करंट दे रखा है। चेंज इन करंट मतलब ये हो गया इनिशियल करंट इनिशियल, और ये क्या हो गया? करंट फाइनल। हाँ सर डेल्टा आई मतलब मैंने बोला ना एवरेज चाहिए, तो डेल्टा आई बाय डेल्टा टी लगा देने का। सही है? यस सर बिल्कुल सर सही है। अरे बोलो ना भाई। हाँ सर सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया 11 हेनरी। ये सवाल तू सॉल्व करेगा होमवर्क में, एक बार ये पढ़ ले सवाल फटाफट से। ये सवाल तू सॉल्व करेगा होमवर्क में। ये भी पीवाईक्यू, इसके बाद वाला सवाल भी पीवाईक्यू है। हाँ बेटा पढ़ लिया? यस सर कर लोगे। 1 मिली सेकेंड में 3 एम्पियर से 2 एम्पियर है ना। और क्या बोल रहा है यहाँ पे? इस बार एल की वैल्यू दे रखी है इस सवाल में 40 मिली हेनरी, स्मॉल एम मतलब मिली, टू बी इंक्रीज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 1 to 11, इनिशियल और फाइनल दे रखा है इन 4। ये 90 गलती से यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको इग्नोर करेंगे। ऑप्शन है 100 वोल्ट, 4 मिली सेकेंड दी ईएमएफ इंड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस। ये भी पीवाईक्यू कर लेंगे। यस सर। तो बेटा इस पार्ट को यही खत्म कर रहे हैं, और एक अगला पार्ट और आपके लिए आ जाएगा कल की डेट में, ठीक है क्या? यस सर, उसको पार्ट 2 बोलते हैं इस लेक्चर का। तो मेरे प्यारे बच्चों आई होप, आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, मजा आया होगा। मेरा डोला नहीं आया डोला, बोलो बेटा डोला नहीं आया मत आने दो, मजा आया कि नहीं आया ये जरूर से बताना। प्यारे बच्चों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।